यस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग डिमांड पढ़ रहे थे। तो डिमांड के अंदर हमने इलास्टिसिटी पढ़ लिया था, आपको याद होगा। तो इलास्टिसिटी के अंदर हमारा प्राइस इलास्टिसिटी खत्म हो गया था, इनकम हो गया था। अब क्रॉस इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ने वाले थे, करेक्ट। बिफोर वी स्टार्ट विथ टुडेज सेशन, सबसे पहले आपका होमवर्क ले लो रिगार्डिंग फास्ट ट्रैक नोट्स। आ जाइए, फास्ट ट्रैक नोट्स पेज नंबर 42 पे आप लोगों ने ऑलरेडी 43 पॉइंट नंबर तक पढ़ लिया है। पॉइंट नंबर 43 तक आपने पढ़ लिया है। आपको आज 43 से 100 तक पढ़ना पड़ेगा। 43 से कहाँ तक पढ़ना है आपको? 100 पढ़ लोगे ना अच्छे से? मार्क कर लो सब लोग। और ये पढ़ना है मतलब पढ़ना है, इसमें कोई दूसरा चॉइस नहीं है एवरीवन। चलिए लेट्स गो। तो क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करेंगे दोस्तों। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मेन गुड्स divided by percentage change in price of other related goods. Other related goods can be of two types, complementary and substitute goods. Yes, तो यहाँ पर लिखा है कि change in demand for good A and change in the price of good B. तो एक का दाम चेंज हो रहा है मगर दूसरे का डिमांड चेंज हो रहा है। तो वो जो गुड्स है वो अपने मेन गुड्स होते हैं, जिनका डिमांड हम स्टडी करते हैं वो कौन से होते हैं? मेन गुड्स। रिमेंबर दिस। और किस चीज का प्राइस चेंज कर रहे हो तुम? या तो सब्स्टिट्यूट या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉमन सेंस की बात है कि अगर गुड्स जो है वो सब्स्टिट्यूट रहेंगे तो ऐसे केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगी। क्यों सर पॉजिटिव क्यों आएगी? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस ऑफ वाई अगर बढ़ता है तो वाई के कस्टमर हमारे पास आते हैं और हमारा डिमांड बढ़ता है। इसका मतलब क्या हो गया? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो इनका क्रॉस इलास्टिसिटी भी पॉजिटिव रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव रहेगा, करेक्ट। एंड अगर नॉट रिलेटेड गुड्स रहेगा तो जीरो रहेगा, और अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स रहेगा तो इनफाइनाइट इलास्टिसिटी होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी कैसा होता है? इनफाइनाइट, क्योंकि गुड्स कौन से हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अगर गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर रहेंगे, नो डाउट उस केस में क्या होगा कि आप ये लो या वो लो, आपको कोई फर्क नहीं गिरेगा। तो इनका इलास्टिसिटी कैसा रहेगा? इनफाइनाइट। आर यू क्लियर? 4 पॉइंट्स बोले मैंने आपको, एक सब्स्टिट्यूट, एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक नॉट रिलेटेड गुड्स। आर यू वेरी क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, ये सब कवर कर लिया अपने, इनफाइनाइट, जीरो वगैरह सब कुछ कवर कर लिया है। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू प्राइस इलास्टिसिटी का डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, पहला पॉइंट आपको बोलता है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। किसी गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स अगर ज्यादा रहेंगे तो उसका इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा, क्योंकि जब उसका प्राइस चेंज होगा तो उसका डिमांड ज्यादा चेंज होगा। ध्यान से सुनो, सपोज एक सब्स्टिट्यूट, एक गुड्स है जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, उसका प्राइस थोड़ा भी बढ़ा, लोग क्या करेंगे? दूसरे गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, उसका डिमांड ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। तो क्या समझा आपको? सब्स्टिट्यूट ज्यादा तो प्राइस इलास्टिसिटी भी ज्यादा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर दूसरा आता है पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। अगर हमारे बजट में एक चीज पे होने वाला खर्चा बहुत ही कम है और उसका प्राइस बढ़ता है तो हम क्या ज्यादा माइंड नहीं करते, और उस केस में हमारा डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होता, करेक्ट। बट अगर उसका पोजीशन ज्यादा है, उस पे होने वाला खर्चा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसका इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। सबको पता है कि नेसेसिटी के केस में जब प्राइस चेंज होता है तो नेसेसिटी का डिमांड ज्यादा चेंज नहीं हो सकता, मतलब इलास्टिसिटी वैल्यू विल बी लेस इन केस ऑफ विच गुड्स? नेसेसिटी गुड्स। बट अगर लग्जरियस गुड्स है, एसी है, फ्रिज है, फ्रिज मतलब पोर्टेबल फ्रिज है, आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, कार वार में, तो ये तो लग्जरी हो गया। अब ऐसे केस में ये गुड्स हमको खरीदना था, अब ये गुड्स खरीदने के लिए हम गए मगर प्राइस बढ़ा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स ओके, नहीं खरीदते, अगली बार खरीदेंगे, जब ऑफर रहेगा तब खरीदेंगे। समझा बात आपको? तो इस केस में लग्जरी होने की वजह से उसका इलास्टिसिटी ज्यादा है, क्योंकि लग्जरी कैन बी पोस्टपोन। रिमेंबर द लॉजिक, लग्जरी कैन बी पोस्टपोन बट नेसेसिटी कैन नॉट बी पोस्टपोन।
फिर आता है नेक्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ यूजेस। इसको तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि यूजेस जितने ज्यादा रहेंगे उसका प्राइस इलास्टिसिटी उतना ज्यादा होता है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, थोड़ा भी प्राइस बढ़ा तो आप अननेसेसरी यूजेस को क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, कम कर सकते हो, उससे उसका डिमांड ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। समझी बात? नेक्स्ट इज कंज्यूमर हैबिट्स। हम सबको पता है, हम इंडिया में रहते हैं, अगर गुड्स हैबिचुअल है तो लोग क्या करेंगे, भूखे रहेंगे मगर उस गुड्स को कंज्यूम करेंगे। सिगरेट पीने वाला, लिकर पीने वाला क्या करेगा, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उसको कंज्यूम करता ही है। इसका मतलब उसका इलास्टिसिटी कैसा है, लेस। तो हैबिचुअल गुड्स का इलास्टिसिटी होता है लेस। प्राइस रेंज की बात करेंगे दोस्तों, तो प्राइस रेंज 3 कैटेगरी में आते हैं, वेरी हाई रेंज, वेरी लो रेंज एंड मीडियम रेंज। एक बात याद रखिए, जो गुड्स वेरी हाई रेंज के होते हैं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज वगैरह, या जो गुड्स बहुत ही लो रेंज के होते हैं जैसे कि मैच स्टिक वगैरह, जिन पे होने वाला खर्चा बहुत ही कम है, इन चीजों के हद तक प्राइस बढ़ो या कम हो फर्क नहीं गिरता। जो बीएमडब्ल्यू खरीदता है, 2 लाख से बीएमडब्ल्यू का प्राइस बढ़ गया तो वो फिर भी खरीदेगा, क्योंकि जिसको 1 करोड़ देने की ताकत है वो 1 करोड़ 2 लाख भी दे सकता है। समझे क्या? और जिसको मैस्टिक 1 रुपये का खरीदना है, उसको 1 रुपये 50 पैसे का मैस्टिक हुआ तो भी खरीदता है वो। इसका मतलब वेरी हाई रेंज एंड वेरी लो रेंज रहेगा तो प्राइस इलास्टिसिटी बहुत कम होता है, क्योंकि डिमांड में चेंज नहीं होता, ज्यादा चेंज नहीं होता है। बट मीडियम रेंज गुड्स जो हम लोग सब मिडिल क्लास लोग खरीदते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ऐसे केस में मीडियम रेंज गुड्स रहेंगे तो हम लोग सोच समझ के खरीदते, अगर थोड़ा प्राइस ज्यादा रहेगा तो हम नहीं खरीदते, राइट? तो प्राइस इलास्टिसिटी वहां पर कैसे होती है, ज्यादा होती है। ये है मीडियम रेंज गुड्स। तो वेरी हाई रेंज, वेरी लो रेंज प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ही कम है, मीडियम रेंज गुड्स में प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। टाइम पीरियड की बात करेंगे दोस्तों, तो टाइम पीरियड की हद तक क्या होता है, बोलिए, टाइम पीरियड की हद तक क्या होता है, जितना समय तुम्हारे पास ज्यादा होता है प्राइस बढ़ने के बाद तुम उतना पोस्टपोन करते हो चीजों को। सपोज फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर चीज है, विनोद सर बोलते हैं कि प्रशांत आज ही खरीद कर लेके आ जाइए। अब क्या हुआ, मैं गया मार्केट में खरीदने के लिए और दिख रहा है कि प्राइस 10% बढ़ा हुआ है, मैं क्या करूंगा, खरीदना पड़ेगा आज ही। एक तो डॉन ने बोला, और क्या बोला, आज ही खरीद के ला ले भाई। अब क्या करना पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा ना। तो इसका मतलब मेरे पास प्राइस कम था, सॉरी टाइम कम था, तो मेरा प्राइस इलास्टिसिटी भी कम था, क्योंकि डिमांड चेंज नहीं हुआ। विनोद सर कैजुअली बोले कि यार महीने भर में कभी भी अपने को ये लेना है, अब मेरे पास टाइम ज्यादा है, मैं आज कैजुअली गया खरीदने के लिए, प्राइस ज्यादा दिख रहा है, मैं क्या करूंगा, नहीं खरीदूंगा। मैं बोलूंगा ठीक है 15 दिन बाद देखते, 10 दिन बाद देखते, 8 दिन बाद देखते। समझा कुछ? मतलब टाइम पीरियड अगर ज्यादा रहेगा तो डिमांड में चेंज होता है, मगर टाइम पीरियड अगर कम रहेगा, अर्जेंटली कुछ रिक्वायर्ड रहेगा, तो हम ज्यादा पैसा देके भी उसको खरीदते हैं। करेक्ट? लास्ट इज टाइट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की हद तक जनरली होता है ये, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की हद तक टाइट डिमांड होता है। मतलब क्या, एक गुड्स को कंज्यूम करना है तो तुम्हें दूसरी गुड्स की जरूरत गिरती है, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि शुगर कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ऐसे केस में इनका दाम बढ़ने के बावजूद भी इनको हम खरीदते हैं, क्योंकि ये टाइड है, इनका डिमांड दूसरे गुड्स के साथ टाइड है। अगर तेरा चीनी का दाम बढ़ गया तो भी तू चीनी क्यों खरीदता है, चाय, कॉफी, मिल्क, नॉर्मल डे टू डे सब्जियां, उसमें थोड़ा बहुत चीनी आता ही है। तो कहने से चीनी का डिमांड टाइट डिमांड है, शुगर का डिमांड टाइट डिमांड है। अगर हमें इतनी सारे वांट्स चाहिए तो हमें हर बार चीनी लगेगा। अब बोलो, चीनी का दाम बढ़ने के बावजूद भी हम चीनी खरीदेंगे। आया समझ में? तो टाइट डिमांड के हद तक क्या होता है, इलास्टिसिटी कम होता है, प्राइस इलास्टिसिटी कम होता है। और लास्ट, माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स। जैसे कि कोई चीप आइटम है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री आइटम है, जो छोटे छोटे आइटम लगते हैं ना, तो ऐसे माइनर कॉम्प्लीमेंट्री हद तक, जैसे अभी ये जो शुगर बोला, ये भी माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम ही है। इनका डिमांड क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी कैसा होता है, लेस। अरे फॉर एग्जांपल, अब हमें यहाँ पे क्लास रन करना है, माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज इलेक्ट्रिसिटी बट वेरी इंपॉर्टेंट। अब बोलो कि इनका दाम बढ़ने के बावजूद भी इनका कंजम्पशन तो होने ही वाला है ना। तो माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो चीप है, जिनकी हद तक ज्यादा खर्चा होता नहीं है, हम वैसे भी सोचते नहीं है उसको, उसका प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ गया तो भी हम सोचते नहीं है, तो वो गुड्स का इलास्टिसिटी कैसा होता है, लेस होता है। तो एक्चुअली रेगुलर बैच में तो मैंने इसको अलग पॉइंट बोलकर पढ़ाया नहीं था, याद होगा तो आपको, बट ये बिकॉज इसमें ऑलरेडी ये कवर हो चुका है।
अगर मॉड्यूल में देखोगे तो अलग से एक पॉइंट दिया हुआ है, माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इट इज नथिंग बट उनका डिमांड भी तो टाइट डिमांड ही होता है। अगर मैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोल रहा हूँ मतलब उनका डिमांड टाइट डिमांड है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की हद तक क्या होता है, टाइट डिमांड की हद तक क्या होता है, इलास्टिसिटी लेस होता है। यहां पर भी तो वही लिखा है, लेस होता है, समझे। Now coming to another altogether different part of your chapter, that is called as demand estimation. There are two terms, demand forecasting and demand estimation. Demand estimation मतलब थोड़ा अंदाजा लेना डिमांड का, फोरकास्टिंग मतलब उसको डिटेल में कैलकुलेट करना, करेक्ट। तो कैन यू से कि कौन सा स्टेप पहले आएगा, एस्टिमेशन पहले आएगा फिर आएगा फोरकास्टिंग, समझे। तो डिमांड फोरकास्टिंग के पहले आता है डिमांड एस्टिमेशन। तो डिमांड एस्टिमेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। एंड एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, थोड़ा अंदाजा लेना, एंटिसिपेशन मतलब पहले से थोड़ा अंदाजा ले रहे हो आप ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट आफ्टर कंसिडरिंग डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। आप क्या कर रहे हो, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के बेसिस पर डिमांड क्या होगा सोच रहे हो आप। तो जैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में अपन ने देखा प्राइस, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ पीपल, ये सब को कंसिडर करके ओवरऑल डिमांड कितना हो सकता है उसका अंदाजा लेना, एस्टिमेट करना बोलते हैं उसको। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ताकि हम डिटरमिनेंट को स्टडी कर सके कि कौन से डिटरमिनेंट की वजह से डिमांड बढ़ता है, कौन से डिटरमिनेंट की वजह से डिमांड कम होता है। दूसरा, हम अलोकेट कर सकते हैं हमारे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, अगर हम थोड़ा डिमांड का अंदाजा ले ले तो, समझे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको लगता है कि एक्सपर्ट एकेडमी में रेगुलर बैच चलने वाला है जिसके लिए बहुत ज्यादा क्राउड आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। बट एक रिवीजन बैच है नॉर्मली, तो रिवीजन बैच में स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम आने वाले हैं, कैन वी स्पेंड द सेम सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस देयर। हम पागल नहीं है ना, नेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नाम की चीज होती है ना भाई। कोई भी खर्चा करते हो, तुम भी करते हो, तो तुम क्या देखते हो, कितना खर्चा हो रहा है और रिटर्न में कितना बेनिफिट मिलेगा। तो भाई बिल्कुल यहां पर भी वही होगा कि दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिमांड का एस्टिमेशन करेंगे ताकि हम हमारा सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस का खर्चा डिसाइड कर सके। एक्सपर्ट हर बैच पर सेम एक्सपेंडिचर करेगा क्या एडवर्टाइजमेंट पर, ऑब्वियसली नहीं। सिंपल सी बात है, जिस बैच में उनको लगेगा डिमांड ज्यादा है उधर खर्चा करने को जिगर भी ज्यादा होगा। जिस बैच में आने वाले ही बच्चे बहुत कम रहेंगे उस बैच में खर्चा क्यों करेंगे हम लोग। आप बोलोगे सर सेल्स प्रमोशन करोगे तो ही तो स्टूडेंट्स आएंगे, मैं एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, सेल्स प्रमोशन करने के बाद के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, समझा कि नहीं आपको। तो ऑब्वियसली अगर सेल्स प्रमोशन करके मेरे पास सपोज 50 स्टूडेंट्स ही आने वाले हैं तो मैं सेल्स प्रमोशन पे खर्चा थोड़ा कम ही करूंगा। बट अगर सेल्स प्रमोशन करके मेरे पास 500 स्टूडेंट्स आएंगे तो ऑब्वियसली मेरा सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होगा। अवॉइड एडवर्स इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर आप थोड़ा डिमांड का एस्टिमेशन कर लोगे तो आपका गवर्नमेंट पॉलिसी का इंपैक्ट अगर एडवर्स आने वाला है तो उसको तुम थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस है टोबैको का, अब टोबैको के एड के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट के, पता है ना आपको। तो ऑब्वियसली बात है कि मेरा जो भी डिमांड रहेगा वो डिमांड पहले मैं एस्टिमेशन करूंगा और गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन देखूंगा क्या क्या है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं आगे बढ़ूंगा प्रोडक्शन में। डू यू एग्री। ऐसे ही प्रोडक्शन नहीं होगा ना। फॉर एग्जांपल, लिकर मैन्युफैक्चरिंग है हमारा और हम सोच रहे हैं कि गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, चलेगा क्या। अरे ड्राई स्टेट है, ड्राई स्टेट समझते ना, वहां पे लिकर बेचना अलाउड नहीं है, कंज्यूम करना अलाउड नहीं है, तो आप वहां पर लिकर मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे आप। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट पॉलिसीज आल्सो मैटर्स अ लॉट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग पूरा का पूरा डिमांड एस्टिमेशन पे ही तो डिपेंड करता है। अब मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल एक नया प्रोडक्ट आया, महिंद्रा ने एक नया गाड़ी लेके आया, तो महिंद्रा का नया गाड़ी क्या होगा, वो 1 लाख यूनिट्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस कर लेगा क्या, क्योंकि लास्ट बार उसका 1 लाख यूनिट्स का डिमांड था नहीं ना। उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, थोड़ा अंदाजा लेना पड़ेगा मार्केट से कि उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट विल प्रोड्यूस। डू यू एग्री। तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन प्लानिंग। नाउ कमिंग टू डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग के अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे कि टाइम फ्रेम वाइज बात करूंगा तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कौन सा होता है सर, शॉर्ट टर्म पूरे इकोनॉमिक्स में अलग है और इधर अलग है। पूरे इकोनॉमिक्स में शॉर्ट टर्म क्या है, जहां पे सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हो सकते वो शॉर्ट टर्म है, जहां चारों चेंज हो जाएंगे वो लॉन्ग टर्म है पूरे इकोनॉमिक्स में। मगर सिर्फ यहां पर सिर्फ ये वाले पार्ट के तक आपको क्या ध्यान देना है कि वो बोल रहे हैं
6 months to 1 year के पीरियड को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म। और ये जो रहेगा ये टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग के लिए रहेगा। व्हाट इज टैक्टिकल? मिडिल लेवल। मिडिल लेवल को बोलते हैं टैक्टिकल, लिख दीजिए उधर। मिडिल लेवल को बोलते हैं टैक्टिकल। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो 2 years to 5 years को बोलते हैं लॉन्ग टर्म, या उससे ज्यादा के पीरियड को बोलते हैं लॉन्ग टर्म। और उस केस में डिसीजन मेकिंग जो होता है वो स्ट्रैटेजिक होता है, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए होता है। तो जब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा डिमांड 3 साल बाद कितना होगा, 5 साल बाद कितना होगा, और मैं कौन हूं, तो जनरल मैनेजर हूं, चलेगा क्या? नहीं, मैं होना चाहिए कंपनी का ओनर, तब जाके मैं ये टाइप का फोरकास्टिंग करना चाहूंगा। जनरल मैनेजर बोलेगा भाई अगले 6 महीने का क्या होगा बताओ, अगले साल भर में क्या होगा बताओ। मगर कंपनी का ओनर बोलेगा मेरी कंपनी आज से 5 साल बाद कहां रहेगी वो बताओ। समझा? लेवल ऑफ फोरकास्ट इंडस्ट्री वाइज भी हो सकता है, इंडस्ट्री लेवल पर भी हो सकता है, फर्म लेवल पर भी हो सकता है। अगर तुम एक कंपनी हो, लेट अस से हिंदुस्तान लीवर, और तुमने इंडिया का एफएमसीजी मार्केट का डिमांड निकाला तो उसे बोलते हैं इंडस्ट्री लेवल डिमांड। बट अगर तुम तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड निकाल रहे हो तो उसे बोलते हैं फर्म लेवल डिमांड। तो HUL हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, यूनिलीवर लिमिटेड, अगर मैं इसका ही डिमांड निकाल रहा हूं, ये क्या है? कंपनी लेवल। बट एफएमसीजी जिसके अंदर डाबर भी आ गया, हिंदुस्तान भी आ गया, पतंजलि भी आ गया, सब आ गया, ये क्या है? इंडस्ट्री लेवल आ गया। जनरल एंड स्पेसिफिक फोरकास्ट हो सकते हैं। एस्टेब्लिश प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट के लिए आप फोरकास्ट कर सकते हो, जैसे कि महिंद्रा का जो एग्जिस्टिंग गाड़ी है उसका फोरकास्टिंग हुआ है XUV 700 का, ये क्या है? एस्टेब्लिश प्रोडक्ट का फोरकास्ट हुआ। बट अगर XUV 900 आने वाला है सपोज, तो ये बन गया न्यू प्रोडक्ट का फोरकास्ट। समझे? वैसे सेम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट वाइज देखा जाए तो कैपिटल प्रोडक्ट का भी डिमांड हो सकता है, कंज्यूमर गुड्स का भी डिमांड हो सकता है। जैसे कि नया मशीनरी है, नया प्लांट है, और उसका डिमांड फोरकास्टिंग किया जा रहा है कि ऐसे मशीन हम कितने बेच सकते हैं, ऐसे प्लांट्स हम कितने बेच सकते हैं। आपके अकाउंट्स की भाषा में फिक्स्ड एसेट्स, उनका फोरकास्टिंग को क्या बोलते हैं यहाँ पर? कैपिटल गुड्स। बट क्लोथिंग, रिस्ट वॉच, वैलेट्स, ये सब का डिमांड फोरकास्टिंग हो रहा है, ये बन गया कंज्यूमर गुड्स का फोरकास्टिंग। समझे? ऑब्वियस सी बात है, आपको कैपिटल गुड्स फोरकास्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केट सर्वे करोगे क्या जाके? राह पर चलते फिरते लोगों को पूछोगे क्या आप? नहीं, आपको जाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के पास आपके डिमांड फोरकास्टिंग के लिए, क्योंकि आपके प्रोस्पेक्टिव बायर वो लोग हैं। समझ में आ रहा है कुछ? स्पेशल फैक्टर्स आपने कंसिडर करना चाहिए जब आप डिमांड फोरकास्टिंग करते हो, जैसे कि नेचर ऑफ कंपटीशन कैसा है, इज देयर मोर कंपटीशन और इज देयर लेस कंपटीशन, रिस्क लेवल कैसा है इंडस्ट्री में, तो ये सब देखकर आपका डिमांड फोरकास्टिंग होता है। समझ गए? तो डिमांड फोरकास्टिंग में हमने क्या देखा? टाइम फ्रेम वाइज, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लेवल ऑफ फोरकास्ट वाइज, फर्म लेवल, इंडस्ट्री लेवल। एंड अगर मैं जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करूंगा तो सबसे पहले आता है एस्टेब्लिश प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, देन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट वाइज, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, एंड स्पेशल फैक्टर्स क्या कंसिडर करना है? रिस्क एंड नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन। करेक्ट? नाउ फ्रेंड्स, डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर जब एक बार आपका डिमांड एस्टिमेशन होता है तो डिमांड फोरकास्टिंग किया जाता है, मतलब यू कैन कॉल इट एज द फाइनल स्टेप। करेक्ट? इस केस में देयर आर डिफरेंट मेथड्स। सबसे पहला मेथड आता है डायरेक्ट, में 3 मेथड आते हैं। सबसे पहला आएगा कंज्यूमर का सर्वे। सर्वे ऑफ कंज्यूमर के केस में क्या होगा? डायरेक्ट सर्वे कर रहे हो आप प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर का। फॉर एग्जांपल मैं एक स्मार्ट वॉच लेकर आ रहा हूँ, फास्ट ट्रैक का जो स्मार्ट वॉच आता है ना, वैसे टाइप का एक स्मार्ट वॉच। मैंने किसका सर्वे करना चाहिए? बड़े बड़े बिजनेसमैन का करना चाहिए क्या? नहीं, स्टूडेंट्स क्राउड का करना चाहिए। समझा कि नहीं? ये होता है सर्वे ऑफ कंज्यूमर। फिर वैसे ही सेम सेल्स फोर्स का ओपिनियन ले सकते हो आप, ट्रेडर का भी ओपिनियन ले सकते हो, क्योंकि ये 2 लोग हैं जो एंड कंज्यूमर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। सही है ना? तो उनको इंटरेक्शन करके आपको पता चला कि आपका डिजाइनिंग उतना अच्छा नहीं है जितना फास्ट ट्रैक का है, मगर आपके पास फीचर्स फास्ट ट्रैक से अच्छे हैं। तो ये सब आपको प्लस माइनस कहां से समझ रहा है? जब आप ट्रेडर के साथ डील कर रहे हो जो अल्टीमेट कंज्यूमर के साथ डील कर रहा है। करेक्ट है कि नहीं? तुम्हारा गुड्स नहीं बिका तो तुम किसको पकड़ोगे? किसको पूछोगे आप? मैन्युफैक्चरर हो तुम तो सेलर्स को पूछोगे, सेल्समैन को पूछोगे। सेल्समैन आगे किसको बेचेगा? कस्टमर को बेचेगा, तो उसको कस्टमर का पूरा पता है फीडबैक। यस, सेम लाइक दिस। सपोज हमारे पास सेल्समैन नहीं है, हम डायरेक्टली गुड्स मार्केट में ट्रेडर को देते हैं, तो ऑब्वियसली हम उनको पूछेंगे भाई हमारे गुड्स क्यों नहीं बेच रहे हो आप? समझा कि नहीं?
तो ये होता है ट्रेडर ओपिनियन, सेल्समैन ओपिनियन। ओके, तो इसको डायरेक्ट मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम डायरेक्टली या तो कस्टमर से डील कर रहे हैं या जो कस्टमर से डील कर रहे हैं उसके साथ डील कर रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं? हम मार्केट में नहीं जाते, हम ऑफिस में बैठकर ही ये काम करते हैं, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इसमें पहला मेथड आता है ट्रेंड प्रोजेक्शन। ट्रेंड प्रोजेक्शन का मतलब होता है पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से ये हमारा प्रोडक्ट का डिमांड का एक चार्ट हम बना रहे हैं, और जब से हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तब से हमारा डिमांड ऐसे दिख रहा है। तो अब यहां पर हम खड़े 3rd ईयर में, ये कौन सा ईयर था? 0, ये 1 2 3 ईयर आ गया। अब आप 4th ईयर में जानना चाहते हो डिमांड कितना रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस लेवल के ऊपर ही रहेगा। क्यों सर? क्योंकि पास्ट ट्रेंड आपको अपवर्ड दिख रहा है क्या? तो ऑब्वियसली अगले साल भी अपवर्ड होने का चांस ज्यादा है ना, तो तुम ऑब्वियस सी बात है ये हमारा डिमांड फोरकास्टिंग हो गया। किस बेसिस पर किया तुमने? पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर। समझा? कहना इससे इसका मतलब कि ये न्यू प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो लिमिटेशन में आ गया वो न्यू प्रोडक्ट क्या इन्फॉर्मेशन। महिंद्रा इसको कहां यूज कर सकता है? एक्सयूवी 700 के लिए यूज कर सकता है, बट एक्सयूवी 900 के लिए यूज नहीं कर सकता है। समझा? देन सेकेंड मेथड आता है आपके इनडायरेक्ट में, उसका नाम है लीडिंग इंडिकेटर मेथड। हर प्रोडक्ट का एक लीडिंग इंडिकेटर ढूंढ सकते हैं आप, जिसको मॉडल इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे लेट्स से सामने ऑफिस में फ्रिज खरीदना है, खरीद सकते हैं, मगर उसके लिए लीडिंग इंडिकेटर क्या रहेगा? अरे फ्रिज खरीदना है, छोटा ऑफिस का फ्रिज आता है ना, वो खरीदना है, उसका लीडिंग इंडिकेटर बताओ, मतलब ऐसा क्रूशियल फैक्टर जो उसका डिमांड इफेक्ट करेगा। वेदर सिचुएशन ऑफ रीजन। समझे क्या? आज से 20 साल पहले पुणे में फ्रिज इतने नहीं बिकते थे जितने आज बिक रहे हैं, छोटे वाले फ्रिज। पुणे का वेदर सिचुएशन बहुत कोल्ड था, बट इन दिनों देख रहे हो आप कैसा है। हॉस्टल पे रहने वाले लोग तो ऑब्वियसली तरस रहे होंगे, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे केस में मटके का डिमांड, माठ म्हणतात ना, माठ, उसका डिमांड और फ्रिज, छोटे वाले फ्रिज का डिमांड क्या हो रहा होगा? ज्यादा बढ़ रहा होगा। तो कैन आई कॉल दिस एज मॉडल इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर। तो ऑब्वियस सी बात है वेदर सिचुएशन अगर हॉट बनने वाला है तो आप एज अ फ्रिज मैन्युफैक्चरर क्या करोगे? ज्यादा फ्रिज मैन्युफैक्चर करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट बिकने वाला है। अभी समर्स आने वाला था, उसके पहले मैन्युफैक्चर करके रख लो भाई। समर्स आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो मार्केट तक आते आते विंटर हो जाएगा। समझा? तो लीडिंग इंडिकेटर उसको बोलते हैं। तो लीडिंग इंडिकेटर कैन बी फॉर एग्जांपल इनकम ऑफ कंज्यूमर आल्सो, राइट? इनकम ऑफ कंज्यूमर कैसे होगा? कुछ लग्जरियस आइटम, अभी ये जो छोटा वाला फ्रिज है ये भी लग्जरियस आइटम ही है, ये मेरे इनकम पर भी डिपेंड करता है ना। अगर मैं इनकम ज्यादा कमा रहा हूँ तो मैं ऐसे आइटम सोचता हूँ ना। अगर इनकम के वांदे है तो इंसान के दिमाग में भी ऐसी चीजें नहीं आती ना। समझा कुछ? यस। तो लीडिंग इंडिकेटर जो होता है उसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि आपका प्रोडक्ट का डिमांड कैसा रहेगा। इस बार पुणे में बहुत गर्मी है, तो लीडिंग इंडिकेटर क्या बोल रहा है? फ्रिज ज्यादा बिकेंगे। सही है कि नहीं? हीटर्स बिकेंगे? हीटर्स नहीं भाई, वो कश्मीर में बिक सकते हैं, इधर नहीं बिकेंगे। स्विट्जरलैंड में बिकेंगे, इधर नहीं बिकेंगे। समझा कुछ? लीडिंग इंडिकेटर। तो कभी कभी ऐसा देखो लिमिटेशन में क्या आ रहा है, मॉडल इंडिकेटर डिफिकल्ट टू फाइंड। एक चीज का एक ही इंडिकेटर होना जरूरी है क्या? चलो एग्जांपल, पुणे में बहुत गर्मी है मगर मेरे पास तंगी चल रही है, क्या करेंगे? नहीं खरीदेंगे। समझा कि नहीं? तुम्हारा मॉडल इंडिकेटर क्या बोलता है? गर्मी बढ़ी मतलब मैन्युफैक्चरिंग करो, बिकेंगे गुड्स। मगर ओवरऑल मार्केट में मंदी है रे, ओवरऑल मार्केट में मंदी है मतलब रिसेशन है, तो अब आपका फ्रिज कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। समझा? तो कभी कभी ऐसा होता है मॉडल इंडिकेटर ढूंढना मुश्किल होता है। सिर्फ वेदर सिचुएशन मॉडल इंडिकेटर नहीं बन सकता, सिर्फ आपके कंज्यूमर का इनकम मॉडल इंडिकेटर नहीं बन सकता। समझे? तो डायरेक्ट मेथड कितने हैं आपके पास? 3, सर्वे ऑफ कंज्यूमर्स, सेल्स फोर्स ओपिनियन, ट्रेडर्स ओपिनियन। करेक्ट? इनडायरेक्ट मेथड कितने हैं? 2, पहला ट्रेंड प्रोजेक्शन, दूसरा लीडिंग इंडिकेटर। करेक्ट? मगर इसके लिमिटेशंस में हमने 3 लिमिटेशंस देखने, 2 ऑलरेडी देख लिया हमने।
पहला है मॉडल इंडिकेटर डिफिकल्ट टू फाइंड, और दूसरा नो पास डेटा फॉर न्यू प्रोडक्ट, और तीसरा जो है वो सर्वे ऑफ कंज्यूमर वगैरह से रिलेटेड, इन तीनों से रिलेटेड है। ये वाला पॉइंट क्या बोलता है? रिलायबल डेटा अवेलेबिलिटी। चल भाई तू सर्वे कर रहा है कंज्यूमर का, मगर कंज्यूमर तुझे सही रिप्लाई दे ये गारंटी है क्या? हम लोग मॉल में जाते हैं, लोग बोलते हैं सर हमको एक थोड़ा सर्वे करना है, सर आप प्लीज 2 मिनट ये 4 क्वेश्चन आंसर कर दीजिए। आप बोलोगे नहीं 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 बाय 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 बाय, होता है कि नहीं? फिर वो बोलेंगे सर लकी ड्रॉ है सर इसके ऊपर, हाँ ठीक है यस नो नो यस साइन। पता नहीं किसको यस बोला किसको नो बोला, क्या बोला पता नहीं। और कंपनी क्या कर रही है? आपके यस और नो को एनालाइज कर रही है। समझे? रिलायबल डेटा इज डिफिकल्ट टू फाइंड। होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स। सबको समझा है क्या? नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। पहली बात तो समझिए नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? बोलो, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो कि शेल्फ लाइफ जिनका कम है मगर डिमांडेड बाय कंज्यूमर है, उसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ओके, नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर परचेज्ड फॉर करंट कंजम्पशन ओनली। फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स डिमांड गेट्स रिपीटेड depending upon the nature of non-durable goods, right? Disposable income is very important. What is disposable income? Income after paying taxes, उसको बोलते हैं disposable income। जितना disposable income ज्यादा रहेगा उतना इन गुड्स का डिमांड भी ज्यादा होगा। फिर आता है प्राइस, मेन गुड्स का भी और रिलेटेड गुड्स का भी। जिस गुड्स का तुम स्टडी कर रहे हो उसका प्राइस, उसके रिलेटेड गुड्स का प्राइस, सब्सटीट्यूट एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एंड लास्टली डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। ये तो आपके बीसी के में भी टर्म आता है ये। ओके, तो ये सब चीजों से आपका नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का डिमांड अफेक्ट होता है। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स मतलब फ्रिज, टीवी, एसी, ये सब ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है। इनके हद तक हम देखते हैं सबसे पहले रिप्लेसमेंट कैन बी पोस्टपोन्ड और नॉट, बराबर है कि नहीं? जनरली रिप्लेसमेंट मतलब पर्टिकुलर एसी है, खराब हो गया है या गाड़ी है चेंज करनी है, तो ये रिप्लेस करेंगे नहीं करेंगे बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका सोशल स्टेटस कैसा है, आपका प्रेस्टीज वैल्यू कैसा है, आपका इनकम लेवल कैसा है, बराबर। एट द सेम टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल फैक्टर्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिप्लेसिंग पर्टिकुलर थिंग, परचेसिंग न्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आप खरीदना चाहते हो एसी, मगर आपके गांव में 10-10 घंटा लाइट ही नहीं रहती है, आप क्या करोगे? नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब स्पेशल फैसिलिटीज जो अवेलेबल फॉर यूज होने चाहिए वो अवेलेबल नहीं है ना, समझे कि नहीं? मैं कितनी बार बोलता हूँ सुशील सर को, विनोद सर को, कि आपके पास जो गाड़ियां है वो इंडियन रोड्स डिजर्व नहीं करता है, सही है कि नहीं? वो गाड़ी में पावर कितना है? 280 का स्पीड है उसमें, 320 का स्पीड है उसमें। अपन बाजी रोड पे कितने स्पीड पे? 20 के स्पीड पे। तो उसमें तो क्या है, वो तो साइकिल भी 20 की स्पीड में जा सकती है, समझे कुछ? नॉर्मल कार भी 20 की स्पीड में जा सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्राउंड क्लियरेंस इन गाड़ियों का कैसा होता है आप देखते हो, एकदम रोड को चिपक के रहती है ये गाड़ियां। आपने इंडिया के खड्डे कैसे आप देख चुके हो, एक खड्डे में ये गाड़ी अगर गई तो तन आवाज आता नीचे से, कस्तरी होता है ना, कुछ तो होता है इधर। ऑब्वियस सी बात है, इतना पैसा दिया है तो इधर दुखेगा। मगर फिर क्या तुम्हारे पास वो चीज यूज करने के लिए जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वही नहीं है, समझे? तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग योर डिमांड फॉर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। फिर आता है फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरली ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जैसे कि टीवी, फ्रिज, गाड़ी, ये सब पूरी फैमिली मिलकर डिसाइड करती है कि कौन सी खरीदनी है बोलकर। सब्जी लेने के लिए पूरी फैमिली नहीं जाती है ना, मिलकर डिसाइड करेंगे आज कौन सी सब्जी खरीदने का है, नहीं भाई। मगर मिलकर डिसाइड करेंगे कौन सा एसी लेना है, कौन सा टीवी लेना है, बिकॉज एवरीबडी यूज दैट कॉमनली। तो फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर्स अ लॉट। फिर रिप्लेसमेंट डिमांड आल्सो मैटर्स अ लॉट। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर चीज है, लेट्स से एसी है, मेरे घर के एसी चेंज करने हैं वर्सेस इसके एक्सपर्ट एकेडमी के एसी चेंज करने, फर्क है कि नहीं? क्या फर्क है? होल्डिंग, करंट होल्डिंग। मेरे घर कितना एसी रहेगा? 2-3 बहुत हो गया। एक्सपर्ट में कितने एसी है? एक क्लासरूम में 4-4, 5-5 है।
आप देख सकते हो इस क्लासरूम में जहाँ पे अपन बैठे हैं ऑलमोस्ट 5 है यहाँ पर, और 4-4 टन के 5 एसी है, मतलब 20 टन एसी लगा हुआ है इधर। मेरे पूरे घर में 6 टन एसी नहीं है, और एक्सपर्ट के एक क्लासरूम में 20 टन एसी दिख रहा है। ऊपर के क्लासरूम में नहीं बात किया तो अच्छा है। ओवरऑल अगर एक्सपर्ट के टन्स मिला दूं मैं तो 50 टन एसी है लगभग लगभग। कितने? 50 टन एसी लगा हुआ है। अब अगर सपोज इनका लाइफ खत्म हो रहा है तो हमको कितने एसी खरीदने पड़ेंगे? 50 टन्स के एसी खरीदने पड़ेंगे। द ग्रेटर द करंट होल्डिंग द मोर विल बी द रिप्लेसमेंट। सिंपल सी बात है। अभी फॉर एग्जाम्पल कि अमित तातेड़ सर को गाड़ियों का टायर चेंज करना है, तो वो बोलेंगे टायर के एक होलसेल दुकान पे जाएंगे, बोलेंगे भाई मुझे ना इसके 4 टायर दे, उसके 4 टायर दे, इसके 4 टायर दे, इसके 4 टायर दे, टायर 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 40 टायर लगेंगे। हाँ, क्योंकि 10 गाड़ियां है ना भाई, कल भी एक ली गाड़ी उन्होंने, हाँ नेक्सॉन का इलेक्ट्रिक व्हीकल। तब बोलिए ऐसे केस में मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा 4 टायर चाहिए क्या है, क्या हाँ ठीक है दे दो। तो करंट होल्डिंग ज्यादा रहेगा तो रिप्लेसमेंट भी ज्यादा होता है। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है, टायर भी, एसी भी। समझा कि नहीं? मेरे एग्जांपल्स देखो, मैं जो दे रहा हूं वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के एग्जांपल्स है। लास्ट, प्राइस एंड क्रेडिट फैसिलिटी आल्सो मैटर्स अ लॉट। जब हम एसी खरीदने गए तो हमें पता चला बजाज फाइनेंस का स्कीम चल रहा है, 0% ईएमआई, 0% का इंटरेस्ट वगैरह, 0% प्रोसेसिंग फीस। जो खरीदना है 10 इंस्टॉलमेंट में दे दो। हम बोलेंगे ठीक है, फिर एक क्लासरूम के नहीं 4 क्लासरूम के रिप्लेस कर दो, राइट। जितने ये फैसिलिटीज ज्यादा रहेंगे उतना हमारा डिमांड भी ज्यादा होगा। समर्स के पहले विंटर में ही हमने एसी चेंज कर दिया। मालूम है विंटर की स्पेशलिटी क्या होती है? एसी पे सेल रहता है, क्योंकि उस वक्त एसी कोई खरीदता नहीं है, मगर टर्नओवर तो एसी कंपनी को चाहिए उस वक्त भी, क्योंकि उनको भी सैलरी देना है, उनको भी पेमेंट देने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस वक्त सेल लाते हैं। तो प्राइस इज ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, क्रेडिट फैसिलिटी ऑल्सो मैटर्स अ लॉट फॉर देयर डिमांड। समझा? तो ये सब बन गए कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। डिस्पोजेबल इनकम जितना ज्यादा रहेगा उतना ऑटोमेटिकली तुम्हारा डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, सॉरी नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का भी इफेक्ट होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताइए, आपको लगता है कि जो लेबर कैटेगरी है वो ड्रैगन फ्रूट खाता होगा, मगर आप खाते हो, क्यों? इनकम लेवल इफेक्ट है ना, समझे? सुशील सर के घर पे कौन सी तो भी सब्जी आती है भाई, केर सांगरिया की सब्जी बोलते हैं उसको, केर सांगरिया, पता नहीं क्या रहता है। बोले प्रशांत सर खाइए, ये सब्जी 3,000 रुपए किलो की है। मैंने ठीक है सर, कुछ सोना चांदी तो नहीं है ना सर? पूछ लिया भाई सर को। तो ये कौन खरीदता है भाई? अपन तो नहीं खरीदते, बड़े लोग खरीदते। कंज्यूमर ड्यूरेबल डिस्पोजेबल इनकम अफेक्ट द डिमांड ऑल्सो। अपने को क्या दौड़का उड़का रहा तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं भाई है। आलू आलू पनीर तक हम जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या है नॉर्मल, हमारे मुताबिक तो वही लग्जरी है। डिमांड डिस्टिंक्शन मतलब क्या होता है? वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड। तो वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड में प्रोड्यूसर गुड्स एज वेल एज कंज्यूमर गुड्स आते हैं, ये सब आपको पता है दोस्तों। कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो डिमांडेड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर रहेंगे। प्रोड्यूसर गुड्स कौन रहेंगे? जो डिमांडेड बाय अल्टीमेट प्रोड्यूसर्स है। जैसे कि प्रोड्यूसर डिमांड करेगा मशीनरी, प्रोड्यूसर डिमांड करेगा रॉ मटेरियल, बट कंज्यूमर डिमांड करेगा एंड प्रोडक्ट जो उसको खरीदना है, राइट। ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब नॉन ड्यूरेबल में आते हैं। और ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ गुड्स जिनका शेल्फ लाइफ ज्यादा है, जैसे कि फर्नीचर वगैरह, ये सब ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। डिराइव्ड डिमांड अलग होता है, ऑटोनॉमस डिमांड अलग होता है दोस्तों। ऑटोनॉमस डिमांड मतलब जो चीज तुम्हें चाहिए तुम उसी को डिमांड कर रहे हो, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस डिमांड। बट डिराइव डिमांड दोस्तों वो होता है कि तुम्हें चाहिए एक पर्टिकुलर चीज, उसको यूज करने के लिए दूसरी चीज खरीदना पड़ता है। समझा कि नहीं? उसे बोलते हैं डिराइव डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, हम बैटरीज क्यों खरीदते? वॉचेस की बैटरी होती है ना छोटी, क्यों खरीदते? वॉच को चलाने के लिए। इसका मतलब बैटरी तुम क्या कर रहे हो, डायरेक्ट यूज कर रहे हो क्या? उसको बोलते हैं डिराइव डिमांड। एसी का रिमोट का बैटरी, डिराइव डिमांड, करेक्ट। मोबाइल का चार्जर का डिमांड, डिराइव डिमांड। तुम्हें अल्टीमेटली मोबाइल यूज करना था, तुम्हें चार्जर लगेगा। एप्पल तो बोलता है वो भी खरीदो अलग से, तो ये एप्पल के चार्जर का डिमांड क्या बन गया? डिराइव डिमांड। मगर फोन का डिमांड क्या है? ऑटोनॉमस डिमांड।
इवन इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड क्या है? डिराइव डिमांड है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड क्या है? डिराइव डिमांड है। समझे कि नहीं? अब बोलोगे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो क्या बॉडी में डालते हो? नहीं ना, तुम इंस्ट्रूमेंट्स को लगाते हो जिससे वजह से तुम ये सब यूज कर सकते हो। तो ये क्या बन गया? डिराइव डिमांड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों चाहिए? ताकि तुम प्रोड्यूस कर सको, जो प्रोड्यूस होगा वो यूज होगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड बन गया डिराइव डिमांड। सीमेंट ब्रिक का डिमांड बन गया डिराइव डिमांड। होप इट इज क्लियर। इंडस्ट्री डिमांड, कंपनी डिमांड, इसके बारे में अपने अब भी नीचे बात किया था। नाउ शॉर्ट रन डिमांड क्या होता है और लॉन्ग रन डिमांड क्या होता है? शॉर्ट रन डिमांड इज ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस, changes in the income of people, changes in the consumption pattern of people, changes due to changes in the advertisement. कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से डिमांड थोड़े टाइम के लिए चेंज होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट रन डिमांड। बट लॉन्ग रन डिमांड वो होता है जहां पे कुछ फैक्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए चेंज हो गए, जैसे कि आपका प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट हो गया, क्रेडिट फैसिलिटीज चेंज हो गई है, सब्सटीट्यूट्स अवेलेबिलिटी में चेंज हो गया है, लॉन्ग टर्म इनकम जो है वो चेंज हो गया है। फॉर एग्जांपल एक आध महीना तुम्हारा इनकम कम रहेगा तो तुम्हारा डिमांड जो चेंज होगा वो शॉर्ट रन के लिए होगा। बट कोविड की वजह से तुम्हारा धंधा बंद हो गया, अब लॉन्ग रन डिमांड चेंज होगा। समझा? वैसे ही प्रोडक्ट नया आ गया तो ऑब्वियसली एक नया टेक्नोलॉजी आ गया तो ओवरऑल डिमांड बढ़ सकता है उसकी वजह से। बट अगर एक प्रोडक्ट का तुम प्राइस चेंज कर दोगे, सपोज प्राइस डिक्रीज कर दिया, तो तुम्हारा डिमांड थोड़े टाइम के लिए चेंज होगा, क्योंकि जैसे तुम डिक्रीज करोगे तुम्हारे कॉम्पिटिटर भी डिक्रीज करते हैं। समझे कि नहीं? तो कभी कभी डिमांड कम टाइम के लिए चेंज होता है, उसे बोलते हैं शॉर्ट रन, कभी कभी लॉन्ग टर्म के लिए चेंज होता है, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिमांड। तो इन सबको बोलते हैं डिमांड डिस्टिंक्शन, मतलब अलग अलग टाइप के डिमांड्स। समझ में आ रहा है सब कुछ? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ जो आपको पढ़ने, मैं नहीं पढ़ूंगा, बहुत इजी है, 2 पेज है दोस्तों, पढ़ लोगे क्या? आगे बढ़े। चलो, इस चैप्टर का हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने थे, बट मैं वापस से वो नहीं कर सकता क्योंकि आपको पहले ट्राई करना होता है। तो चैप्टर नंबर 2 का क्या करना है आपको? आज बहुत होमवर्क है। वीकेंड मजेदार मजे किए रहेंगे तुमने, तो तुम्हारे लिए वीकेंड नहीं रहता वैसे, एवरी डे इज संडे फॉर यू, एवरी डे इज मंडे फॉर यू। कर रहे हो ना पढ़ाई? हाँ, तो आपको आज क्या करना है, 43 के आगे पॉइंट्स 100 तक जाना है, सब कुछ डिमांड रहेगा उसमें, और तुरंत आना है मेरे रिवीजन मटेरियल पे, मतलब ये वाले मटेरियल पे। और ये मटेरियल से पेज नंबर 25 पर, पेज नंबर 25 पर आपको 25 एमसीक्यूज मिलेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? पेज 25 पे एमसीक्यू कितने हैं? 25 है। आपको वो क्या करना है? सॉल्व करना है। और ये 2 पेज पहले पढ़ने पड़ेंगे, फास्ट ट्रैक पॉइंट्स पहले पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर उस पर आप आओगे और सॉल्व करोगे। आर वी वेरी क्लियर? आगे बढ़े, चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज यूटिलिटी, which is called as theory of consumer behavior. Okay. Friends, what is utility? Power of a commodity to satisfy your want. अभी मैंने पानी पिया, पानी में क्या था? मेरा वांट सेटिस्फाई करने का पावर था, उसको ही हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। कैन आई कॉल दिस एज सेटिस्फैक्शन? नो, दिस इज नॉट सेटिस्फैक्शन। जब मैंने सोचा कि मुझे प्यास लगी और मैं इस बॉटल को उठा रहा था, दैट टाइम इट वाज हैविंग यूटिलिटी। जब मैंने पिया, कैप लगाया, रखा, अच्छा लगा, ये था सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन इज आफ्टर कंजम्पशन एंड यूटिलिटी इज बिफोर कंजम्पशन। समझ में आया बात? तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी को बोलते हैं यूटिलिटी। ओके, नाउ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में? कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू, कार्डिनल को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, उसको बोलते हैं यूटाइल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? यूटाइल्स। तो ये कंसेप्ट किसने लाया? और कोई नहीं, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के रियल आर्किटेक्ट
जिन्होंने अपनी जिंदगी का कितना टाइम पता नहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स में डाल दिया, जिनकी वजह से आपका सिलेबस इतना बड़ा है। ओके, दैट इज अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने लाया लॉ ऑफ डीएमयू, जिसके अंदर उन्होंने बोला यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। तो यहाँ पे लिखा है इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डीएमयू। बट तुम्हें लगता है क्या यूटिलिटी को नंबर में मेजर करना पॉसिबल है प्रैक्टिकली? नहीं। मैं जब पानी पी रहा था तो ये जो अल्फ्रेड मार्शल साहब है ये बोलते हैं, रुक प्रशांत, इस पानी के लिए तू कितना पैसा देने को तैयार है? मैं बोलूंगा 10 रुपए। हाँ, आप पी लो। इस पानी में प्रशांत को 10 यूटाइल्स का यूटिलिटी मिला। कैसे समझाया उन्होंने? यूटिलिटी नंबर में मेजर कर सकते हैं। द अमाउंट वी आर रेडी टू पे फॉर अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। नंबर में मेजर करने का तरीका। बट फिर देयर वाज अ कंट्रोवर्सी जो उन्होंने ही समझाया वापस। डायमंड। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज अ ज्वेलरी शॉप, यहां पर हम गए और बोले डायमंड खरीदना है। तो डायमंड मेरे हाथ में आया, एकदम सॉलिटेयर था, जबरदस्त था। मैंने देखा डायमंड, मुझे लगा क्या डायमंड यार। तो डायमंड शॉप वाला बोल रहा है कि इस डायमंड के लिए आप कितना पे करने को रेडी हो? मैं बोलूंगा शायद 5 लाख। तो ये बन गया 5 लाख यूटाइल्स का यूटिलिटी इन दैट डायमंड। समझे कि नहीं? बट दोस्तों, पानी वर्सेस डायमंड, किस में वांट सेटिस्फाइंग पावर ज्यादा है? पानी में है। मगर तुम यूटाइल्स किसको दे रहे हो ज्यादा? डायमंड्स को। दिस इज कॉल्ड एज डायमंड वाटर कंट्रोवर्सी। दिस वाज अगेन एक्सप्लेन्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। समझ में आ रहा है सब कुछ? तो प्रैक्टिकली यूटिलिटी नंबर्स में मेजर करना पॉसिबल नहीं है, मगर लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशन के मुताबिक यूटिलिटी इज अ कार्डिनल कंसेप्ट, मींस इट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। ओके, इसीलिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑर्डिनल अप्रोच आल्सो। ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है? ऑर्डिनल में एक वर्ड आ रहा है ऑर्डर जैसे, दिख रहा है क्या आपको? ऑर्डर मतलब रैंक करना। तो यूटिलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं? रैंक कर सकते हैं, ऐसा ये बोलता है। रैंक कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, मगर नंबर में मेजर नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकली सही है क्या? यस। आपको कोई बोलेगा कि तुझे एप्पल में ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा कि पाइनएप्पल में ज्यादा मिलेगा? तुम बोलोगे पाइनएप्पल, अगर आपको पाइनएप्पल पसंद रहेगा तो। कोई बोलेगा एप्पल, क्योंकि उसको एप्पल ज्यादा पसंद है। तो ये ऑर्डरिंग करना पॉसिबल है कि नहीं है? यस। तो ये है रियल लाइफ में सूट होने वाला कंसेप्ट, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनल कंसेप्ट। दिस वाज गिवन बाय हिक्स एंड एलन। सर इतना अच्छा कंसेप्ट, प्रैक्टिकल कंसेप्ट हिक्स एंड एलन देते हैं और ज्यादा पॉपुलैरिटी अल्फ्रेड मार्शल का होता है। गलत है सर। अल्फ्रेड मार्शल वाज द पायनियर पर्सन टू स्टडी ऑन यूटिलिटी। पायनियर मतलब सबसे पहले। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो किसी चीज के बारे में तुम्हें कुछ जानकारी मिलती है तो उसके आगे पढ़ना इजी हो जाता है ना। बट पहली बार पढ़ना रहेगा तो ऑब्वियसली बहुत रिसर्च लगता है। समझ में आया? यही है अल्फ्रेड मार्शल जिन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स के स्कोप में ह्यूमन बिहेवियर को डाला है। अदरवाइज इनके आने के पहले तो इकोनॉमिक्स वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेल्थ ओरिएंटेड साइंस, ऐसा साइंस जिसमें हम लोग वेल्थ पढ़ते हैं, बस खत्म। अल्फ्रेड मार्शल बोलता है ये तो सही है कि तुम वेल्थ पढ़ते हो, बट ज्यादा इंपॉर्टेंटली तुम ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हो। फिर उन्होंने डिमांड, यूटिलिटी सब कुछ लाया। और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व, जिसको बोलते हैं आईसी। इनडिफरेंस कर्व का दूसरा नाम क्या है? आईसी कर्व। ओके, नाउ इनडिफरेंस एनालिसिस ये क्या होता है, या लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है वो देखते हैं। उसको लॉ ऑफ डीएमयू को पढ़ने के लिए पहले हमको देखना होगा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे कि एमयू ऑफ nth यूनिट इज नथिंग बट टीयू ऑफ nth यूनिट माइनस टीयू ऑफ n माइनस 1 यूनिट। मतलब टोटल यूटिलिटी जितना भी तुमको सपोज 6th यूनिट तक मिला है, माइनस टोटल यूटिलिटी जितना भी तुमको 5th यूनिट तक मिला है। अगर दोनों का डिफरेंस निकालोगे तुम तो तुम्हें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 6th यूनिट मिलेगा। क्या बोला? बोलो। जितना भी टीयू तुम्हें 6 तक मिला माइनस जितना भी टीयू तुम्हें 5th तक मिला, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो एमयू ऑफ 6th यूनिट तुम्हें मिलेगा। समझे? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप सबको समझा है। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी गाइस? समेशन ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटी विल गिव यू टोटल यूटिलिटी।
तो अगर फर्स्ट यूनिट के वक्त तुमको यूटिलिटी मिला है, सेकंड के वक्त मिला है, थर्ड के वक्त मिला है, सबको ऐड करते जाओगे एमयू ऑफ दिस 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 दिस, तो तुम्हें मिल जाएगा टीयू। तो हाउ टू कैलकुलेट टीयू फॉर 6 यूनिट? समेशन ऑफ ऑल द एमयू फॉर 1 2 3 4 5 एंड 6। समझे? नाउ व्हाट डज लॉ ऑफ डीएमयू हैज टू से? लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलना चाहता है? ये देखिए यहां पर, इसको बोलते हैं गोसेंस फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं इसे? गोसेंस फर्स्ट लॉ। अब सर ये गोसेन कौन है सर? गोसेन इज द फर्स्ट पर्सन टू फॉर्मुलेट लॉ ऑफ डीएमयू। फॉर्मुलेट लॉ ऑफ डीएमयू मतलब उन्होंने क्या किया? लॉ ऑफ डीएमयू पहले बनाया, मगर फिर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया सर? उसको डेवलप कर कर दुनिया के सामने पेश किया। तो पहली बार लाया किसने, फॉर्मुलेट किसने किया? एच गोसेन, इसलिए इसका नाम क्या गिरा? गोसेन्स फर्स्ट लॉ। बट इसको डेवलप कर कर दुनिया के सामने प्रेजेंट किसने किया? अल्फ्रेड मार्शल। समझा? तो ऐसे समझ लो कि तुमने कुछ प्राइमरी स्टडी किया फाइनेंस में, तुम मेरे पास आए, मैंने उस प्राइमरी स्टडी को आगे फिनिश किया और दुनिया के सामने पेश किया, तो आई विल बी कॉल्ड एज डेवलप्ड एंड प्रेजेंटर, यू विल बी कॉल्ड एज फॉर्मुलेटर। समझे? What does law of DMU has to say? As the consumer consumes more and more of a unit of same commodity, the marginal utility of that commodity keeps on decreasing with the increase in the stock of consumption. जितना तू एक पर्टिकुलर चीज को कंज्यूम करते जाएगा कंटिन्यूअसली, तो उसका एमयू कम 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 होते जाएगा। अच्छा बोलो, आम का सीजन आया अभी, सब लोगों ने आम खाया? यस खाया। पहला बार जो आम खाया मजा आ गया रहेगा एकदम, ऐसा समर का आम आता है और पहला आम कट करके अपन खाते हैं, ये क्या था? ये क्या था? हाईएस्ट मार्जिनल यूटिलिटी। कैन आई कॉल दिस एज हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन? नो, दिस वाज हाईएस्ट एमयू। क्यों सर हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है? तो तू रुक जा, एक काम कर, वो एक जो खाया ना इतना सा आम, उस पे रुक जा। तू बोल रहा है ना तू फुल्ली सेटिस्फाई हो गया है? नहीं, तुम क्या करते हो? एक आम, दो पे रुकते हो, कोई कोई तो 3 4। तो अब जो पहला आपने बाइट खाया, उतना ही बाइट आपको 10वें बाइट के वक्त मजा आएगा क्या? 20वें 30वें? किसी ने 5 आम खाए, 5वें आम के एंड पे वो रुका सपोज, तो 5वें आम में उतना ही मजा आया क्या जितना पहले आम में आया था? नहीं, आपका एमयू क्या होता रहता है? कम 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 होते रहता है विद द इंक्रीज इन स्टॉक। बट सपोज तुम 5वें जो आम है उस पर रुक जाते हो, तुम बोलते हो अब बस हो गया, मजा आ गया, तो ये है आपका हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन, जहां पर आपका एमयू 0 है और टीयू हाईएस्ट है। कुछ समझा? यस। तो अजम्पशन उसके लिए ये है दोस्तों कि यूटिलिटी को हम कार्डिनली मेजर कर सकते हैं, मतलब नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, कार्डिनली मेजर कर सकते हैं। फिर मनी का जो एमयू है वो कांस्टेंट रहेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमयू कांस्टेंट? एमयू ऑफ मनी रिमेनिंग कांस्टेंट। जितने कंफर्ट से तुमने पहले 10 रुपए खर्च किए, उतने ही कंफर्ट से तुमने लास्ट के 10 रुपए अगर खर्च किए, तो उसको बोलते हैं एमयू ऑफ मनी रिमेनिंग कांस्टेंट। आपको लगता है रियल लाइफ में आप ऐसा कर पाओगे? अगर आपके पास 100 रुपया है, पहले 10 रुपए जितने इजीली खर्च होते उतने ही इजीली लास्ट के 10 रुपए खर्च नहीं होते, बट ये बोल रहा है होते हैं। इसका अजम्पशन है वो, समझा? जो कि ऑब्वियसली अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। पहला वाला अजम्पशन भी अनरियलिस्टिक है, यूटिलिटी को नंबर में मेजर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। व्हाट इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी हाइपोथेसिस? नहीं, एक ही कमोडिटी का जब तुम यूनिट्स आफ्टर यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, अभी तुम आम खा रहे थे ना, अभी आम खाया ना तुमने, 5 खाए, तो पहला आम का यूटिलिटी, दूसरा आम का यूटिलिटी, तीसरा का, चौथे का और 5वें का आप अलग अलग बता सकते हो कितना मिला, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। हर यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी तुम्हें अलग से बताना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं बट है नहीं। ठीक है? देन
एवरी कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर। जो भी इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा ले रहा है वो कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रैशनल? नॉर्मल मतलब नॉट लूनेटिक, नॉट मेंटली चैलेंज्ड, नॉट ड्रंकन, स्टेबल माइंड, उसको बोलते हैं रैशनल। लॉजिकल एरर फ्री नहीं होता है, लॉजिकल एंड एरर फ्री नहीं होता है। रैशनल का मतलब होता है एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वंस गोल्स। क्या बोला, बोलो? एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वंस गोल्स इज कॉल्ड एज रैशनल। ओके, लिख दो तो चाहिए तो, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वंस गोल। अब यहां लिखा है दोस्तों, सैचुरेशन पॉइंट पर एमयू 0 है और टीयू मैक्सिमम है। तो आप सबको समझ ही गया रहेगा कि सैचुरेशन पॉइंट मतलब क्या है, हाईएस्ट यूटिलिटी वाला पॉइंट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट। ये जो 4 अजम्पशन है उसके बेसिस पर और एडिशनल 3 अजम्पशन होंगे, तब जाके लॉ वर्क करेगा। पहला अजम्पशन है टेस्ट एंड कंज्यूमर का इनकम वगैरह सब रिमेनिंग अनचेंज्ड, क्योंकि अभी आपको आम पसंद है, आप जस्ट 7वें आम के वक्त बोल रहे हो, 5वें आम के वक्त बोल रहे हो कि नहीं मुझे वाटरमेलन भी ज्यादा पसंद है। तो ऐसा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। देन यूनिट्स जो तुम कंज्यूम कर रहे हो उनका कलर, उनका साइज, उनका शेप, सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सपोज आप 7th आम जब खा रहे हो तो वो रेड कलर का है थोड़ा सा, बाकी आम थोड़े येलो थे, तो आपको थोड़ा एक्साइटमेंट रहेगा कि ये आम का शायद टेस्ट अलग रहेगा। समझा कि नहीं? उससे आपका डीएमयू डिमिनिश होने की जगह थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि साइज, कलर, टेस्ट, प्रेफरेंस सब कुछ सेम होना चाहिए। उसके बाद नो टाइम गैप इन कंजम्पशन चाहिए। आज एक आम खाया, कल एक खाए हो, परसों एक खाए हो, फिर तो खाते ही जाओगे तुम बुक्कड़, राइट? टाइम गैप नहीं चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा चाहिए। उसको बोलते हैं सक्सेसिव कंजम्पशन। क्या बोलते हैं उसको? सक्सेसिव कंजम्पशन, वो होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये अजम्पशंस रहेंगे। तो व्हाई एमयू डिक्रीजेस, व्हाई एमयू डिक्रीजेस गाइस, बोलो क्यों, मगर क्यों डिक्रीज होगा? इंटेंसिटी आपका कम हो जाता है। कंज्यूमर जब बाय करता है बहुत सारे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करते रहता है, तो उसका यूटिलिटी डिमिनिश होता है, बिकॉज उसका इंटेंसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? डेस्परेशन टू गेट दैट थिंग, डेस्परेशन टू गेट दैट थिंग। अपनी भाषा में हावड़टपना, हावड़ापना, हावड़ापना, समझे क्या? जैसे बहुत दिन बाद कोई चीज मिली तो अपन बोलते हैं अरे यार देने यार, एक टेस्ट देने दे, जल्दी देने यार। मगर वो इंटेंसिटी अपनी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के वक्त क्या होती है, कम 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 होती रहती। समझे? अभी जनरली हॉस्टल में रहने वाले लोग घर जाके मॉम के हाथ का खाना खाते, तो पहले ही फोन पे बोल देते मॉम ये बना के रखो, वो बना के रखो, वो बना के रखो। ये है तुम्हारा इंटेंसिटी। बट जब एक दो आइटम खा लेते हो तो थोड़ा सा इंटेंसिटी क्या होता है, कम हो जाता है, राइट? नो टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, हेंस यूटिलिटी डिराइव्ड इज डिफरेंट। देखो ध्यान से सुनो, हम तो रियल लाइफ में यूनिट्स आफ्टर यूनिट्स अलग अलग कमोडिटी के खाते हैं, फिर हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हर कमोडिटी का जो साइज, कलर, टेस्ट, ये सब चीजें ये सेम नहीं है। अदरवाइज तो अब तक हमने खाना छोड़ देना चाहिए था, कंज्यूम करना छोड़ देना चाहिए था। बट हमें पता है कि एप्पल का टेस्ट अलग है, पाइनएप्पल का अलग है, इसका अलग है, मैंगो का अलग है, सबका अलग है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा डीएमयू नहीं हो रहा है। हमारा डीएमयू कब होगा? जब सेम साइज, कलर, टेस्ट वगैरह आएगा तब हमारा डीएमयू होगा। उसमें भी सक्सेसिव कंजम्पशन चाहिए, टाइम गैप नहीं चाहिए। कंज्यूमर सरप्लस किसको बोलते हैं दोस्तों? अच्छा बाय द वे, ये जो भी हमने लॉ ऑफ डीएमयू देखा हम भी, वो लॉ ऑफ डीएमयू का डायग्राम तो सबको याद है ना? क्योंकि डायग्राम इधर ड्रॉ किया हुआ नहीं है। डायग्राम याद है क्या आपको? क्या है डायग्राम? एक स्टार्ट पॉइंट रहेगा जहां से एमयू कम 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 होकर जाएगा, 0 पहुंचेगा, और उसके बाद नेगेटिव पहुंचेगा। उसी पॉइंट से टीयू स्टार्ट होते जाएगा, स्टार्ट होते जाएगा, ऊपर 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 जाएगा, जहां तक एमयू 0 पहुंचा वहां तक टीयू बढ़ता है, और जैसे ही एमयू नेगेटिव गया टीयू कम होता है।
याद है सबको? उस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टीयू को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, सैचुरेशन पॉइंट। और वहां पर जो एमयू 0 दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉइंट ऑफ सैटिटी। लिखो उधर, टीयू हाईएस्ट एंड नीचे लिखेंगे एमयू 0। टीयू हाईएस्ट वाले पॉइंट को बोलेंगे सैचुरेशन एंड इसको बोलेंगे सैटिटी। क्या बोलते हैं इसको? सैटिटी, जिसका स्पेलिंग है SATIETY, सैटिटी पॉइंट। और ये है सैचुरेशन पॉइंट। यहां पर कंज्यूमर को मिल गया है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। समझ में आया? अब बात करेंगे कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर चीज को हम पे करने को रेडी थे 20 रुपीज सपोज, और उसका एक्चुअल दाम है 15 रुपीज, तो व्हाट यू विल पे? 15, बट व्हाट यू आर विलिंग टू पे? 20। द डिफरेंस ऑफ 5 रुपीज इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। बहुत दिन बाद आम खाना था, रास्ते से जा रहे थे, आम वाले को पूछा क्या रुपए डजन है, तो उसने बोला 1000 रुपए डजन है, सॉरी 1200 रुपए डजन है। चलो, तो एक का कितना हो गया? 100 रुपया। डजन में 12 आते, हाँ, तो एक का 100 रुपये हुआ। तुमने बोला अरे अंकल मुझे एक ही चाहिए यार, है ना, तो तुम्हें लगा कि वो कम नहीं करेगा, तुम रेडी टू पे क्या थे? 100 रुपीज। बट उसने बोला तुम्हारी शक्ल देखकर, है ना, ठीक है तुम 70 रुपये दे दो, 70 रुपीज दे दो। तुम कितना दोगे? 70, बट तुम विलिंग टू पे तो 100 भी थे ना, तो 30 का क्या मिल गया? कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है। अगर सपोज उसने बोल दिया ठीक है एक काम कर 50 रुपए दे, तुम बोलोगे एक काम करो ना और दो दे दो ना, दो और दो दे दो, है ना। क्या है, तुमको याद आया तुम्हारे रूममेट के लिए भी ले लेते, या तुम खुद ही खा लोगे, तुम खुद के लिए खा लो, रूममेट छोड़ दो, चलो तुम खुद के लिए खाने के लिए बोल रहे हो, और दो मांग लिया, 150 रुपये, 150 रुपीज दिया उसको, 50 ईच के हिसाब से तुमने 3 आम खरीद लिए। 3 क्यों खरीदा भाई? सस्ता मिल रहा था, ठीक है, तो 3 पे ही क्यों रुका? दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। 3 पे ही क्यों रुका, वो है कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट। ध्यान से सुनो, इस डायग्राम को देखो। अभी यहां पर पहले यूनिट के वक्त यू वर रेडी टू पे 100, बट ही इज आस्किंग फॉर ओनली 50। तुम बोलोगे ओके। दूसरे यूनिट के वक्त यू आर नाउ रेडी टू पे 70, बट ही इज आस्किंग फॉर 50। तीसरे यूनिट के वक्त यू आर रेडी टू पे 50 एंड ही इज आस्किंग फॉर 50, इसलिए तुम 3 पे आके रुक गए। तो 3 क्या बन गया? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। 3 क्या बन गया? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, बिकॉज ही विल स्टॉप एट 3rd यूनिट ऑफ कंजम्पशन। समझे कि नहीं बात को? इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस का इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिमाग में बैठ रही है चीजें सब कुछ एकदम जबरदस्त। नाउ टेल मी व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस। यहां पे बायर जो प्राइस पे करने को रेडी है वही उसका मार्केट प्राइस है। मींस कैन आई से योर एमयू इज योर मार्केट प्राइस, योर एमयू इज योर मार्केट प्राइस। तो पूरा का पूरा ऊपर का रीजन क्या बन गया? कंज्यूमर सरप्लस। झेपा कि नहीं? इसलिए वो 3rd यूनिट तक शेडेड है, समझा कि नहीं? यस। नाउ तो हमने कंज्यूमर सरप्लस कवर कर लिया। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला है एमयू माइनस पी। पी क्या है? प्राइस। एमयू क्या है? व्हाट यू आर रेडी टू पे। व्हाट यू आर रेडी टू पे को बोलते हैं एमयू। लिखिए मैडम, एमयू को बोलते हैं व्हाट यू आर रेडी टू पे। एंड व्हाट इज पी? Yes, what you are actually paying.
कंज्यूमर सरप्लस की यूजफुलनेस भी है, कंज्यूमर सरप्लस बहुत यूजफुल होता है। क्यों यूजफुल होता है सर? कंज्यूमर सरप्लस रियली बताता है आपको असेसमेंट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ रियल इनकम। आप आपके इनकम में, आपके मनी के परचेजिंग पावर में क्या क्या चीजें खरीद सकते हो, वो आपको कंज्यूमर सरप्लस से समझती है। समझे कि नहीं? देन हायर द कंज्यूमर सरप्लस मोर एडवांस्ड इज एन इकोनॉमी। क्यों भाई? हायर कंज्यूमर सरप्लस आपको कौन सी इकोनॉमी में मिलेगा? जिस इकोनॉमी में प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम रहेंगे। प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कब कम रहेंगे? जब टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन का हाई रहेगा। आया समझ में कनेक्शन इसका? एवरीवन कनेक्ट हो रहा है आपको? तो उस इकोनॉमी में प्राइसेस कम रहेंगे तो उस इकोनॉमी का कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा रहेगा। मगर प्राइसेस कब कम रहेंगे? जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हाईएस्ट रहेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हाईएस्ट है मतलब कंट्री तो एडवांस ही हो गया ना। यस। वाइडली यूज इन डिटरमाइनिंग मोनोपोली प्राइसेस। मोनोपोली होल्डर अगर आप हो, आम के लिए लोग पे करने को रेडी है 100 रुपए पर पीस। पूरे इंडिया में आप ही हो जो आम बेचोगे। बोलो कितने में बेचोगे? 100 रुपए में। सीधी बात, 100 रुपए में बेचोगे ना आप। क्यों सर? व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे? 100। हाउ मच यू विल सेल फॉर? 100। भाई कम क्यों करेंगे? कंपटीशन रहेगा तो कम करेंगे, मोनोपोली होल्डर है कम क्यों करेंगे? सो ज्यादा करेंगे ना सर, कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि कंज्यूमर कितना रेडी टू पे है? 100। तू चार्ज कर 100। मालूम? इसी को बोलते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, सॉरी फर्स्ट डिग्री ऑफ, जल्दी, फर्स्ट डिग्री ऑफ डैश। मार्केट ले जा रहा हूं मैं आपको, मार्केट मार्केट मार्केट, मेंटली मार्केट में जाओ। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री ऑफ डैश क्या था वो? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ध्यान से सुनो लिखने के पहले। अगर मैं सेलर हूं और मैं एंटायर कंज्यूमर सरप्लस ले जा रहा हूं, कंज्यूमर सरप्लस को मैं 0 बना रहा हूं, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उस केस में एज अ सेलर मैं कब आपका कंज्यूमर सरप्लस 0 बना सकता हूं? जब आप 100 रुपए देने को तैयार है और मैं 100 रुपए ही चार्ज कर रहा हूं। याद आया? इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए भाई, रेगुलर बैच अलग था, रिवीजन बैच अलग है। यहाँ का स्टाइल ही पूरा अलग है मेरा पढ़ाने का। मैं कोई भी चैप्टर का कनेक्शन कहीं पर भी रहेगा तो यहां पर ही डिस्कस करने वाला हूं। समझे? जब आप पहले पहले नए नवेले थे तब आपको पूरा सिलेबस पता नहीं था, तो मैंने बात भी नहीं किया था इन चीजों की, इस तरीके से मैं पढ़ाया भी नहीं था, अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो। मगर ऑब्वियसली जहां पे मैंने पढ़ा चुका हूं आपके रेगुलर बैच को, तो रिवीजन बैच में तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको जहां जहां कनेक्शन है सब कुछ एक साथ बता दूं, ताकि आपको एक कंसेप्ट रिलेटेड सब चीजें याद आ जाए। ये देखिए यहां पे आंसर्स आ रहे, गिवन बाय एसी पिग्यू। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री किसने दिया था? एसी पिग्यू। बिल्कुल सही है। फ्लाइंग लेवेंडर मेलन, क्या नाम है? जबरदस्त, फ्लाइंग लेवेंडर मेलन। नाउ द कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द रिलेटिव मेरिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब सर टैक्सेस का और कंज्यूमर सरप्लस का क्या संबंध सर? सीधी बात, लग्जरियस गुड्स पर टैक्सेस गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लगाता है। आपकी जानकारी के लिए बोलता हूं, इंपोर्टेड कार्स पे तो आज टैक्सेस इंडिया में 200%, 100% है। मतलब अगर गाड़ी बाहर मिल रही है 40 लाख में, आपको यहां पर टैक्स लगेगा 40 लाख और आपको गाड़ी मिलेगी 80-90 लाख में। मालूम है आपको ये बात? कंज्यूमर का ये टैक्स डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट को पहले देखना होता है कंज्यूमर सरप्लस। मालूम है आपको? गवर्नमेंट देखता है बाहर का गाड़ी है, कितना फेमस है, इंडिया में उसका कितना क्रेज है, पीपल उसको बाई करने के लिए कितना दे सकते, चलो उतना टैक्स लगाओ। आ रहा है समझ में बात? नेसेसिटी गुड्स है, मेडिसिन वेडिसिन कुछ रहेगा, पब्लिक को ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, उस वक्त कंज्यूमर सरप्लस का यूज नहीं होगा। मगर लग्जरी गुड्स में टैक्सेस के वक्त होगा। समझे? इसलिए तो आप देखते हो कस्टम ड्यूटी वगैरह इतना हाई होता है।
कस्टम ड्यूटी का रेट कैसे फिक्स होता होगा फिर? एक्स इवन फॉर जीएसटी। आप सबको पता है क्या, ये जो एसी वेसी होता है इस पे जीएसटी ज्यादा रेट होता है और आपके नॉर्मल गुड्स पे जीएसटी रेट कम होता है। व्हाई? पीपल आर रेडी टू पे मोर। गाड़ियों में भी कुछ 2000 सीसी के ऊपर अगर गाड़ी रहेगी तो अल्टीमेटली वो लग्जरी गाड़ी है। ये जो भी बड़े बड़े गाड़ी आपको पता है ना, सब मर्सिडीज वगैरह जो आपके ड्रीम कार्स है, ये सब के सब लग्जरी कार्स है। इन पे गवर्नमेंट के टैक्स का जीएसटी का रेट है 28%, 28%। इतना टैक्स सर? यस, बिकॉज यू आर रेडी टू पे। द मोमेंट यू आर रेडी टू पे, गवर्नमेंट क्या बोलेगा? टैक्स लगाओ, पे करने लगाओ। समझा? तो द कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अलग अलग टैक्सेस के कितना अमाउंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब गवर्नमेंट ये कंज्यूमर सरप्लस को देख कर डिसाइड करता है। नाउ व्हाई कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही विल बी इन इक्विलिब्रियम, ऑलरेडी कवर किया अपन ने। बोलिए कब इक्विलिब्रियम पे आएगा? जब व्हाट ही इज रेडी टू पे becomes the ultimate market price. Means can I say his consumer surplus at that point is zero. Consumer surplus जहां पर जीरो पहुंचेगा ना, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहेगा। कैन वी से वहां पे MU और P दोनों सेम है। लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस देखते हैं एक बार। कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली। डू यू एग्री? क्यों सर? मार्जिनल यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं है। इन केस ऑफ नेसेसिटीज द MU ऑफ अर्लियर यूनिट्स आर हाईएस्ट एंड कंज्यूमर सरप्लस इज ऑलवेज इनफाइनाइट। तो इंपॉर्टेंट क्या था यहां पर? नेसेसिटी के केस में कंज्यूमर सरप्लस क्या है? इनफाइनाइट है। सर इनफाइनाइट क्यों रहेगा सर? यस, इफ इट इज नेसेसरी गुड्स तो कंज्यूमर कितना भी पे करने को तैयार है। समझ में आ रही बात आपको? कंज्यूमर सरप्लस इज अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्योंकि जिस चीज का सब्स्टिट्यूट ज्यादा रहेगा उधर वो विलिंग टू पे कम रहेगा। देयर इज नो सिंपल रूल ऑफ डिराइविंग यूटिलिटी फॉर एन आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू। जिस आर्टिकल के साथ प्रेस्टीज वैल्यू आती है ना, उनके अंदर यूटिलिटी डिराइव करने के लिए कोई सिंपल रूल ही नहीं है, क्योंकि प्रेस्टीज वैल्यू के लिए लोग कितना भी देने को तैयार है। कैसे डिसाइड करोगे आप व्हाट ही इज रेडी टू पे? MU ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। मैंने बोला था आपको ये अनरियलिस्टिक असम्पशन है। कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि यूटिलिटी को मनी में मेजर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। वही पॉइंट लिखा है दोस्तों जो ऊपर लिखा है। तो पॉइंट नंबर 4 और 7 दोनों सेम है। सॉरी 4 नहीं, यस ये तीनों चीजें इसके साथ ही कनेक्टेड है। समझ में आया यहां तक? अब आते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, जिसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ऑर्डिनल अप्रोच इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। आपका चार्ट बुक कहां पर है भाई? चार्ट बुक कहां पर है आपका? एडमिशन नहीं लियो, डेमो देख रहे हो? ले लो बेटा। क्या है पता है क्या? इतना इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लिख रहे हैं ना इधर, ये सब तुमको चाहिए उधर लिखा हुआ, ताकि वो चार्ट बुक ऐसा लगना चाहिए जैसे अपन ने पहले पढ़ा है। कोई भी चीज पे तुम तुम्हारे हैंड राइटिंग से मार्किंग करोगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ना तुम्हारा पढ़ने का। इंडिफरेंस कर्व ये लॉजिक क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, कि यूटिलिटी को आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, आप उसे सिर्फ रैंक या ऑर्डर कर सकते हो। दूसरी बात, इंडिफरेंस कर्व ये कंसेप्ट बोलता है कि अगर कंज्यूमर दो गुड्स का कॉम्बिनेशन कर रहा है तो वो एक गुड्स को बढ़ाएगा तो वो दूसरे गुड्स को कम करेगा, और उस केस में उसका डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जो यूटिलिटी रहेगा वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो गुड्स है, डेयरी मिल्क 5 स्टार। आपने 5 स्टार का क्वांटिटी कम किया तो यूटिलिटी ऑटोमेटिकली कम होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेयरी मिल्क का क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, टू अराइव एट द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो ये इंडिफरेंस कर्व क्या करता है?
अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है आपको दो गुड्स के, विच गिव्स यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब यूटिलिटी। सिंस ऑल कॉम्बिनेशन गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी, ऑब्वियस सी बात है कि कंज्यूमर इज इन डिफरेंट बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एग्जाम्पल, आपको समझेगा। लेट्स से यहां पर आ जाओ, डायग्राम पे आ जाओ। पहले आपके पास एक यूनिट है इसका कमोडिटी एक्स का और 20 यूनिट है कमोडिटी वाई के, ठीक है। अब आपको यहां पे एक और यूनिट बढ़ाना है, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, दूसरे कमोडिटी के यूनिट्स क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। आपने कितना कम किया, 8 यूनिट्स, करेक्ट। अब आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जितना ए पे मिल रहा था उतना ही आपको बी पे मिल रहा है। पहली बात तो समझ लीजिए कि ए और बी एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूट है। डेयरी मिल्क 5 स्टार सेम है क्या, सर दोनों डेजर्ट ही है सर, दोनों स्वीट ही होते हैं सर, यस, बट दोनों का टेस्ट अलग होता है। तेरे पास 20 डेयरी मिल्क है, तेरे पास एक ही 5 स्टार है। तेरा अगर 20 डेयरी मिल्क है तो डेयरी मिल्क से मिलने वाला एमयू 20 डेयरी मिल्क है तेरे पास, तो डेयरी मिल्क से मिलने वाला एमयू क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों सर, लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है तुझे कि जिसका क्वांटिटी ज्यादा उसका एमयू कम, करेक्ट। और 5 स्टार से मिलने वाला एमयू ज्यादा रहेगा, क्योंकि 5 स्टार तेरे पास एक ही है, तो 5 स्टार्स को पाने की इच्छा ज्यादा है, उसका एमयू ज्यादा है। तो तुम क्या करोगे, एक 5 स्टार के लिए 8 डेयरी मिल्क सैक्रिफाइस कर लोगे, करेक्ट। अब फिर अगले एक और 5 स्टार के लिए तुम वापस से 8 सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो, यहां पर कितना किया, 4। कुछ समझ में आया, क्यों, क्यों भाई, पहले तो 8 सैक्रिफाइस किया था, अब 4 ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि पहले हमारे पास एक ही 5 स्टार था, अब हमारे पास 2 5 स्टार्स आ गए, तो एमयू ऑफ 5 स्टार क्या हुआ, कम। और एट द सेम टाइम पहले हमारे पास डेयरी मिल्क 20 थे, अब डेयरी मिल्क सिर्फ 12 है, तो डेयरी मिल्क का क्वांटिटी कम होने की वजह से डेयरी मिल्क का एमयू बढ़ गया। तो डेयरी मिल्क को जितना इजीली पहले सैक्रिफाइस किया था उतना इजीली बाद में सैक्रिफाइस नहीं करोगे आप। आ रहा है समझ में। एक और यूनिट अगर आपको चाहिए तो आपको यहां पर 6 पे आना पड़ेगा, मतलब कितना हुआ आपका सैक्रिफाइस, 2 का सैक्रिफाइस हुआ, क्योंकि 8 पे से आप कहां पे आ गए, 6 पे आ गए। तो अब जरा अच्छे से देखिए, 20 से 12, 12 से 4, सॉरी 12 से 8 और 8 से 6, आपका सैक्रिफाइस पहले कितना था, 8, फिर कितना हुआ 4, फिर कितना हुआ 2। आपका सैक्रिफाइसिंग कैसे हो रहा है, कम 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 हो रहा है, बराबर है कि नहीं। इसी को बोलते हैं डीएमआरएस एक्स वाई। व्हाट इज दैट डीएमआरएस एक्स वाई, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स एक्स एंड वाई। ओके, एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट एबीसीडी, एबीसीडी का स्पेशलिटी क्या है, ऑल पॉइंट्स गिव्स यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर अगर तुम हो, तुमको मैं पूछूंगा कि आपको ए पॉइंट चाहिए या बी चाहिए या सी चाहिए या डी चाहिए, क्या बोलोगे आप, कोई भी पॉइंट पे रख दो हमको फर्क नहीं गिरेगा, बिकॉज हर पॉइंट पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम है, समझा। इसलिए इसका नाम क्या गिर गया, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस का मतलब होता है कोई फर्क नहीं गिरता, इसलिए इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। दिस वाज गिवन बाय हिक्स एंड एलन, दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है, हिक्स एंड एलन, इन्होंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया है। इनके अजम्पशन में लिखा है कंज्यूमर इज रैशनल कंज्यूमर, यूटिलिटी कैन बी ऑर्डिनल, मतलब इट कैन बी ऑर्डर्ड, इट कैन बी रैंक्ड, बट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। देन तीसरी चीज लिखी है कंसिस्टेंसी इन रैंकिंग। अगर तुम बोलते हो ए और बी में तुमको ए पसंद है तो हर वक्त ए ही पसंद होना चाहिए, गुड्स की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, ए और बी गुड्स में तुमको अगर ए गुड्स पसंद है तो हर बार ए ही गुड्स पसंद रहना चाहिए, ओके। तो दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी इन रैंकिंग। फिर आता है ट्रांजिटिविटी। अगर तुमको ए और बी में ए पसंद है, बी और सी में तुमको बी पसंद है,
तो ऑब्वियस सी बात है ए और सी में तुमको ए पसंद आएगा ना, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। कंज्यूमर ऑलवेज मेक्स टू हैव मोर ऑफ अ कमोडिटी। कभी भी कंज्यूमर क्या चाहेगा कि उसके पास ज्यादा यूनिट्स होने चाहिए कमोडिटी के, ओके। एवरी कंज्यूमर इज इन अ पोजीशन टू सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ही प्रेफर्स कॉम्बिनेशन ए और बी, ही प्रेफर्स कॉम्बिनेशन बी और ए, ही इज इनडिफरेंट बिटवीन बोथ द कॉम्बिनेशन। जब आपको ए और बी में ए पसंद आ रहा है और ए और बी में वापस बी पसंद आ रहा है, इसका मतलब तुम ए और बी में इनडिफरेंट हो, मतलब तुम रैंकिंग नहीं कर पा रहे हो बिकॉज तुम दोनों के बीच में क्या हो, इनडिफरेंट हो। ये एक्चुअली ए और बी कमोडिटी है, कमोडिटी नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन नहीं समझा आपको, ये कॉम्बिनेशन कहां देखा आपने, इधर समझा कि नहीं। आप ए और बी में कॉम्बिनेशन, ए और बी में, अच्छा कमोडिटी एक्स एंड वाई है वैसे भी, तो कंफ्यूजन कुछ नहीं है। कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई उसका कॉम्बिनेशन ए, एंड कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई का कॉम्बिनेशन बी। अब आप बोलो आप ए और बी में कोई भी ले सकते हो, तो आप दोनों में क्या रहोगे, इनडिफरेंट रहोगे, बराबर। प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। आईसी ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। व्हाई? बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई। जब तुम कॉम्बिनेशन ए बी सी डी पर जा रहे थे, तब तुम राइट में नीचे 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 क्यों जा रहे थे, क्योंकि तुम राइट में जा रहे थे क्योंकि तुमने एक्स को बढ़ाया। तुम नीचे जा रहे थे क्योंकि तुमने वाई को कम किया। एक को बढ़ाकर दूसरे को कम करने को क्या बोलते हैं, MRS। मेरी बात ध्यान से सुना क्या सबने। आप आईसी कर्व में नीचे जा रहे थे, राइट की तरफ जा रहे थे, बिकॉज राइट की तरफ जाना मतलब कमोडिटी एक्स को बढ़ाना, नीचे की तरफ आना मतलब वाई को कम करना। इसी को बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। IC कैन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। वाई IC कैनॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर? सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका IC है, यहां पर IC1, तो आपका IC2 कभी भी ऐसा रहेगा, IC3 कभी भी ऐसा रहेगा। क्यों इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे ये? अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो दोनों आईसी के अंदर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हायर आईसी इज ऑलवेज गिविंग हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लोअर आईसी ऑलवेज गिव्स यू लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बिकॉज अगर तुम आईसी 1, 2 और 3 को अच्छे से देखोगे, एज ए कंज्यूमर बन के सोचोगे, और मैं तुमको पूछूंगा कि तुमको कहां रहना है, तो कोई भी इंसान तुम में से बोलेगा IC3। क्यों भाई? क्योंकि IC3 सबसे ऊपर है, मतलब उसमें ज्यादा गुड्स एक्स और ज्यादा गुड्स वाई है। समझ में आ रहा है कुछ? तो हायर आईसी ऑलवेज गिव्स यू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लोअर आईसी ऑलवेज गिव्स यू लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे होगा? अगर इंटरसेक्शन हो गया मतलब दोनों का सेटिस्फैक्शन सेम हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको एक मैं सिंपल बात बोलता हूं, 20 डेयर मिल्क चाहिए, एक 5 स्टार चाहिए, या 2 5 स्टार एंड 40 डेयर मिल्क चाहिए? 2 5 स्टार 40 डेयर मिल्क, बच्चा भी बोलेगा। सिंपल बात है, इसका मतलब उस कॉम्बिनेशन में ज्यादा गुड्स एक्स और वाई है, इसलिए तुम बोल रहे हो हायर आईसी दे दो। अब मैं अगर बोलूंगा नहीं नहीं बेटा तू मेरा यकीन मान, तेरे को फर्स्ट कॉम्बिनेशन और सेकंड कॉम्बिनेशन में इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तुम बोलोगे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमको कभी भी 2 और 40 में सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू 1 एंड 20। समझे? तो इसलिए इसका रीजन क्या है, हायर आईसी इज इक्वल टू हायर सेटिस्फैक्शन, हायर आईसी इज इक्वल टू हायर सेटिस्फैक्शन। समझे? तो फर्स्ट सेकंड क्लियर। तीसरी चीज क्या बोलती है, आईसी कैन नॉट टच ईदर ऑफ द एक्सेस। ये जो आईसी है ये कभी एक्स या वाई को टच नहीं करेगा। द मोमेंट इट टच इट एनी वन कमोडिटी का क्वांटिटी विल बिकम 0। तो फिर एक कमोडिटी का क्वांटिटी अगर 0 हो गया तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स नहीं कहलाएगा ना, जो ऊपर तुमने लिखा था ना, इट इज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी गुड्स, 2 गुड्स।
तो 2 गुड्स की जगह वो 1 गुड पे आ जाएगा, मतलब वो आईसी नहीं रहेगा। समझे? तो यहां पर आप क्या रीजन लिखोगे उसका? आईसी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। आईसी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। देन नेक्स्ट पॉइंट बोलता है आईसी ऑलवेज हैव विच शेप? कॉन्वेक्स शेप, नॉट कॉन्केव, इट हैज कॉन्वेक्स शेप। क्योंकि आपका रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो डिमिनिशिंग है। आपका जो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो कैसा है? डिमिनिशिंग है। अगर आप डिमिनिशिंग रेट से सब्सटीट्यूट करोगे ना तो आपका शेप कॉन्वेक्स ही आने वाला है। कॉन्वेक्स शेप की खासियत क्या है? ये देखो, ये कॉन्वेक्स शेप है। ये 20 से 12 पे आना और 12 से 8 पे आना और 8 से 6 पे जाना, इसकी वजह से ये शेप ऐसे ऊपर 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 जा रहा है ना, ऐसे। मतलब नीचे की तरफ भी आते हुए सेम स्पीड से नीचे नहीं आ रहा है वो। समझा कि नहीं? कम स्पीड से नीचे आ रहा है। इसी को तो बोलते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। समझा क्या? सर क्या होगा अगर कॉन्वेक्स होगा तो? कॉन्केव होगा तो क्या होगा? कॉन्केव होगा तो ऐसा होगा। चलो 2 मिनट के लिए टचिंग एक्सेस नहीं करेंगे, ऐसा रखेंगे। ऐसी शेप की खासियत क्या मालूम है आपको? ये यहां पर और यहां पर है, ठीक है। अब देखो ये यहां पर और इधर आ गया, और ये यहां पर और इधर आ गया। ये तो पूरा उल्टा हो रहा है ना। यहां का गैप बढ़ रहा है और यहां का गैप लगभग लगभग कांस्टेंट है। ऐसा थोड़ा ना होता है। समझा कि नहीं? योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग। 2 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको फेयर में ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आपको। दोस्तों जब ये ऐसा होता है ना तो इस केस में यहां पे इतने सारे यूनिट, यहां पे 1 यूनिट, बराबर, ठीक है। अब यहां पर आप इधर आने के लिए इतना सैक्रिफाइस किए, थोड़ा ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। फॉरगेट अबाउट ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, छोड़ दो। इधर क्या हुआ? y पे क्या हो रहा है? y का सैक्रिफाइस पहले तुमने कम किया, फिर ज्यादा किया, फिर ज्यादा किया, फिर ज्यादा किया, फिर और ज्यादा किया। मतलब इसको तो हम बुलाएंगे इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन x एंड y। दिख रहा है कि नहीं आपको? इतना कम सैक्रिफाइस, फिर थोड़ा ज्यादा सैक्रिफाइस, फिर और ज्यादा सैक्रिफाइस, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। दिख रहा है कि नहीं? ऐसा होता है क्या सच में? नहीं। आपका सैक्रिफाइस जब क्वांटिटी ज्यादा होती है तो सैक्रिफाइस ज्यादा होता है, क्योंकि जब क्वांटिटी ज्यादा होती है तो mu ज्यादा होता है, और mu ज्यादा होता है तो तुम्हारा सैक्रिफाइस क्या होता है? ज्यादा होता है, जो कि DMU में होता है, DMRS में होता है। रियल में ऐसा होता है ना? तो रियल में ऐसा हो रहा है कि इधर ये है, इसके 1 यूनिट के लिए तुम इतना सेक्रीफाइस किए थे, इसके 1 यूनिट के तुमने और कम सेक्रीफाइस किया, और 1 यूनिट के लिए तुमने और कम सेक्रीफाइस किया। समझ में आ रहा है आपको? ये देखो आपका सेक्रीफाइस कितना ज्यादा था, ये देखो कम हुआ, ये देखो और कम हुआ। इसको क्या बोलते हैं? DMRS XY। आर यू अंडरस्टैंडिंग? I hope everybody understood what I am saying. So what is the case with respect to your IC? Your IC curve always has dash shape, convex to origin due to dash, due to diminishing marginal rate of substitution between x and y. ठीक है? Next point, higher level of IC will give higher level of satisfaction. वो तो अपन ने पहले ही बोल दिया। क्यों? मोर गुड्स एक्स एंड वाई, लिख दो उधर। मोर गुड्स एक्स एंड वाई की वजह से ऐसा होता है, बिकॉज देर आर मोर गुड्स एक्स एंड वाई, जिसकी वजह से आपका हायर आईसी हर वक्त हायर सेटिस्फैक्शन देगा लोअर आईसी के मुकाबले। ठीक है?
Then the MRS is nothing but marginal rate of substitution, which is nothing but consumer एक यूनिट पाने के लिए दूसरा यूनिट कितना खोना चाहता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. पढ़ लो एक बार. MRS is the rate at which consumer is prepared to exchange good X and Y whose loss can just be compensated by the units gained of X in such a manner that the level of satisfaction remains same. तो तुम जब X को बढ़ाकर Y को कम कर रहे थे, क्या दिमाग में था? सेटिस्फैक्शन सेम चाहिए. समझ गए? उसी को बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ऐसे कुछ भी नंबर दे दिया किसी गुड्स के बदले में, ऐसा नहीं है. मतलब पहली बार 8 सेक्रीफाइस किया था, अगली बार जस्ट शो का है इसलिए 4 सेक्रीफाइस किया, ऐसा नहीं है. हमने हर बार क्या किया, सेक्रीफाइसिंग करते वक्त देखा कि हमको सेटिस्फैक्शन उतना ही चाहिए जितना प्रीवियस कॉम्बिनेशन में मिल रहा था. समझ में आया? बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन शो करता है आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो कंज्यूमर बाय कर सकता है. द कंज्यूमर कैन बाय, मतलब उसके लेवल में है, उसके औकात में है. ओके, बाय स्पेंडिंग अ गिवन मनी इनकम ऑन टू गुड्स एट देयर गिवन प्राइसेस. जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके इसी डायग्राम में आपका बजट लाइन ऐसा दिखेगा. आपका बजट लाइन कैसे दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा, जहां पे ये Y है और ये X है. आप क्या देख रहे हो कि आपके पूरे इनकम में 20Y आ सकते हैं और आपके पूरे इनकम में 40X आ सकते हैं, सपोज एग्जांपल. ठीक है, और आपका इनकम जो है वो है 100 रुपये. नाउ कैन यू टेल मी द प्राइस ऑफ Y कितना है और प्राइस ऑफ X कितना है? What is the price of Y and what is the price of X? Price of Y is 5 rupees. Sure? पक्का? बाकी मैथ्स के दिग्गज लोग 5 रुपए का अगर एक कमोडिटी रहेगा तो हम 100 रुपए में 20 क्वांटिटी खरीद सकते हैं. समझ में आ रहा है बात क्या बोला? एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ X? 2.5 रुपीज. क्यों? अगर 40 क्वांटिटी अगर आ रहे हैं 100 रुपए में तो पर यूनिट कॉस्ट 2.5 है. समझा? सो ये प्राइस लाइन आपको क्या दिखा रहा है? आपके बजट में कितना X, कितना Y या कितना कॉम्बिनेशन ऑफ X Y आ रहा है. ओनली Y पे खर्च किया तो 20 आ रहा है, ओनली X पे खर्च किया तो 40 आ रहा है. ये अलग अलग उसके क्या है? कॉम्बिनेशन से. समझे एवरीवन? अब ये IC1, ये IC2, ये IC3. कंसेप्ट समझिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग लास्ट के 10 मिनट बात करने वाले हैं. सबका ध्यान है क्या? लास्ट के 5 मिनट बचे. इनफैक्ट ध्यान दो. 3 IC है, तीनों कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है. मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं बट समझ लो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल दिख नहीं रहे होंगे वो, थैंक गॉड. अब अगर 2 IC के बीच एक और IC ड्रॉ करने बोलूं तो कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं? यस. इसका मतलब बिटवीन 2 IC देयर आर n नंबर ऑफ IC. मैंने इनफाइनाइट IC नहीं बोला, n नंबर बोला, क्योंकि उसके बीच जगह ही लिमिटेड है. तो 2, 4, 6 के आगे नहीं बैठेंगे. समझे? तो उसके बीच इमेजिनरी IC रेडी हो गए क्या? भले मैंने 3 IC ड्रॉ किए बट वहां पर आपको नजर आना चाहिए कम से कम 8-10 ICs, क्योंकि बिटवीन 2 IC देयर आर n नंबर ऑफ ICs. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंज्यूमर का बजट लाइन ये है. ठीक है, एग्जाम्पल, व्हाट इज बजट लाइन? उसके इनकम में X या Y या X एंड Y का कॉम्बिनेशन, वो बजट लाइन से दिख रहा है आपको. अब कंज्यूमर IC1 पे जा सकता है क्या? यस, जा सकता है, बट उसका सेटिस्फैक्शन कम है. क्यों कम है? क्योंकि लोअर IC गिव्स लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. क्या वो IC3 पर जाना पसंद करेगा?
यस, मगर औकात के बाहर है। क्यों? बजट लाइन नीचे और वो आईसी ऊपर है। आईसी 2 पर जाना पसंद करेगा। यस, उसको तो क्या हो, तो बोलेगा हाँ मैं जाऊंगा, पैसा नहीं है उसके पास, तो उसका मतलब वो भी औकात के बाहर है। अब उसके बजट में 1 तो है, बट 1 में सेटिस्फैक्शन कम है। 1 और 2 के बीच आपके दिमाग में इन एन नंबर ऑफ आईसीज आ रहे हैं क्या? कुछ आईसीज ऊपर की तरफ ऐसे आ रहे होंगे, कुछ आईसी नीचे की तरफ ऐसे आ रहे होंगे, बट एक आईसी आपको ऐसा दिमाग में आ रहा होगा जो उसका टेंजेंट है, ये वाला। ओके, तो ये वाले आईसी को हम नाम देंगे आईसी 4। ठीक है, अब बताओ, आईसी 4 के वक्त आपको टेंजेंसी पॉइंट दिखा, उसको बुलाने का इक्विलिब्रियम पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट? जहां चीजें आके सेटल हो जाती है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोला मैंने? जहां चीजें आके सेटल हो जाती है, कंडीशन ऑफ रेस्ट बोलते हैं उसको, कंडीशन ऑफ रेस्ट। तो अब कंज्यूमर क्या करेगा, आईसी 4 पर, मेरे इस डायग्राम में आईसी 4 पर पॉइंट ई पर आकर रुक जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट ई उसके बजट में है और उस वक्त उसको मिल रहा है हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन। सर वो उसके ऊपर वाले आईसी पे क्यों नहीं जा रहा है? सर आईसी 5 पर बजट के बाहर है। उसके नीचे क्यों नहीं आ रहा है? वो आईसी 6 पर बजट में है मगर सेटिस्फैक्शन कम है। इन शॉर्ट, उसका इक्विलिब्रियम डायग्राम जो रहेगा उसमें ये पढ़िए, द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम if he selects the combination that lies on the indifference curve which is tangent to budget line। टेंजेंसी की खासियत क्या है मालूम है क्या? ज्योमेट्री पढ़े आप लोग, टेंजेंसी पॉइंट। तो टेंजेंसी पॉइंट को थोड़ा भी ऊपर आईसी ले जाएंगे तो टेंजेंसी पॉइंट छूट जाएगा, मतलब बजट के बाहर चला जाएगा। थोड़ा भी नीचे आओगे तो सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, इसलिए वहां पर आकर चीजें रुक जाएगी। समझ में आया? The slope of budget line is given by P of x upon P of y and slope of IC is given by mu of x upon mu of y। ध्यान से सुनो, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। जब तुम IC ड्रॉ करते हो, IC ये वाला, तब तुम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y देखकर ड्रॉ करते हो, मतलब MRS XY देख रहे हो तुम। क्या कर रहे हो तुम? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन x एंड y, मतलब mu ऑफ x अपॉन mu ऑफ y देखकर ड्रॉ कर रहे हो। बट जब तुम बजट लाइन ड्रॉ कर रहे हो तब तुम सिर्फ p ऑफ x और p ऑफ y देखकर ड्रॉ कर रहे हो। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन को बोलते हैं p ऑफ x अपॉन p ऑफ y। व्हाट इज p ऑफ x अपॉन p ऑफ y? प्राइस ऑफ गुड्स x विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ गुड्स y। आपको नजर आ रहा होगा इस आईसी में आपके x वाला जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, नॉट बिकॉज मैंने 40 लिखा है, बट एक्चुअली ज्यादा दिख रहा है आपको, और y का क्वांटिटी कम दिख रहा है आपको। ये स्लोप दिख रहा है क्या आपको, इस तरीके का स्लोप? तो ये स्लोप किस वजह से आया? क्योंकि y महंगा है और x सस्ता है। सिंपल बात, y महंगा है और x सस्ता है, इसलिए तो x का क्वांटिटी ज्यादा आया और y का क्वांटिटी कम आया। सबको समझ में आया क्या? अगर दोनों इक्वल प्राइस के होते तो स्लोप ऐसा आता क्या? नहीं, सेम क्वांटिटी वाला स्लोप कुछ ऐसा दिखता। समझ रहा है कि नहीं? जितना इसका क्वांटिटी है लगभग उतना ही क्वांटिटी इसका भी है। एग्जांपल समझे कि नहीं? वो कब होगा? मगर प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई सेम आया तब। इसका मतलब आपका आईसी का शेप किस बेसिस पर चेंज हो रहा है? प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई। स्लोप ऑफ बजट लाइन किस बेसिस पे चेंज हो रहा है? mu of x, mu of y। at tangency point both are same, at tangency point both are same, मतलब price of x upon price of y is equal to mu of x upon mu of y। everyone, so can I therefore write it mu of x by p of x is equal to mu of y by p of y। ये कहाँ होता है? जब टेंजेंसी पॉइंट आता है, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। समझ में आया?
देखो लिखा है एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ वाई अपॉन पी ऑफ वाई। मिल रहा है क्या सबको? समझ में आया? यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर करने थे जो हमने कवर किए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो भी लिखे ना आपके ऑरेंज कलर में, ये पॉइंट्स भी आपको पढ़ने हैं। ये पॉइंट्स में क्या लिखा है सर? वही चीजें जो हम अभी बात कर रहे थे, सब कुछ। ठीक है, तो ये आप पढ़ लोगे। और ध्यान से सुनो, एक दिन भी अब इसके आगे अगर होमवर्क तुमने बैकलॉग में छोड़ा तो तुम्हारा इको छूट जाएगा, बीसी के छूट जाएगा। इसलिए क्या करना है? ऑन ट्रैक रहना है। मैंने आपको आज कितनी चीजें बोली है? 3। उसका भी रिवीजन करा के देता हूं मैं आपको। पहला 43 से 100 तक जाना है, फास्ट ट्रैक पॉइंट्स। दूसरा पेज नंबर 25 पर 25 एमसीक्यूज दिए वो पढ़ना है। और तीसरी चीज कि जो चार्ट बुक में पहले के पॉइंट्स लिखे थे और अभी के ये पॉइंट्स लिखे, ये पढ़ने आपको। ये जो भी लिखे, क्या मैंने पढ़ाया आपको ये पॉइंट्स? यस पढ़ाया, सिर्फ रीड नहीं किया अपन ने। वो तुम रीड कर लोगे तो तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। इनमें से कोई भी चीज नहीं समझी होगी तो मुझे आके पूछो, ठीक है? और 25 एमसीक्यूज हम लोग पहले सॉल्व करेंगे अगले सेशन में, फिर आगे बढ़ेंगे, सप्लाई चैप्टर पर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू टुमारो, बाय बाय।